आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मजा नहीं आया। गुड मॉर्निंग फौजी। गुड मॉर्निंग सर। ओके फाइन। मैंने बीच में एक लेडीज मीट में एक प्रेजेंटेशन दिखाया था। आपके कुछ लोगों के वाइफ जो इधर थे उन लोगों ने देखा होगा। हेलो। ओके तो यहाँ पे कुछ लेडीज आई थी, उन लोगों को कुछ दिखाया था, तो मेरे को एक और रिक्वेस्ट आया कि दोबारा कैंप को भी करना है, राइट। और मैं कोई फौजी बात नहीं करने वाला हूँ, जीवन के बारे में बात करने वाला हूँ। हम सबका कुछ ना कुछ अनुभव ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। मैं वैसे भी काफी सारे स्कूल कॉलेजेस में जाता रहता हूँ, जो आप लोगों को किसी को पता भी होगा, कोई लोग मेरे साथ आए भी है। भगवान ने हमें बहुत सुंदर जीवन दिया है। हमारा एक भाई चौहान 2-3 दिन पहले हमें छोड़ के चला गया है, और हम सब भी इस जीवन रूपी यात्रा में भूल जाते हैं कि हम सब एक रिटर्न टिकट के साथ आए हुए हैं। सबका नंबर आएगा, सिर्फ ना टाइम का पता है, ना दिन का पता है, ना जगह का पता है, लेकिन हम सब के पास एक रिटर्न टिकट है। ये बहुत सच है, जीवन का सच है, मानो या ना मानो। लेकिन हम आज इस तरह से जीते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा जीवन का कोई अंत ही नहीं है ना। तो ये सच्चाई है, तो शायद उसी बात के ऊपर आज बात करूंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट है ना। ये प्रेजेंट आज देखो तो बहुत सुंदर लगता है। बाहर से पैसा है, गाड़ी बंगला है, सब कुछ है। देखो आज हम लोग सब जो है, आज से शायद 20 साल पहले जो थे उस हालत से बहुत ही अच्छे हैं, बट इसके बावजूद अगर आज समाज का सच्चाई देखो तो आज हर संबंध में देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। आज हर संबंध में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन है ना। आज पेरेंटिंग, बच्चों का पालन पोषण इतना आसान है जिस तरह से पहले था नहीं है ना। डिवोर्स 3 महीने नहीं होता डिवोर्स हो जाता है। कारण क्या पता भी नहीं चलता, शुरुआत क्या था, वर्क प्रेशर, टेंशन, एग्रेशन। टेंशन वर्ड, स्ट्रेस वर्ड आज से 15 साल पहले सिर्फ एक साइंस का, एक इंजीनियरिंग वर्ड था, बट आज वो जीवन में आ गया है। ड्रग्स, प्री मैरिटल सेक्स, आज हमारे बच्चे क्या करके आ जाएंगे हमें पता नहीं है। टीन प्रेगनेंसी, एक स्टैटिस्टिक्स बोला हुआ है कि इंडिया में नहीं, चलो ग्लोबली, अगर 10 माएं बच्चों को जन्म देती है उसमें से एक बच्चा टीनेजर होता है शादी से पहले। और ये आंकड़ा इंडिया के लिए भी उतना ही सच है, और ये आज का समाज का सच्चाई है। डिप्रेशन, सुसाइड, और कहीं ना कहीं देखना हम सब किसी ना किसी डिग्री में किसी ना किसी चीज से जरूर जूझ रहे होंगे। मानते हो बात को? तो दैट इज द रियलिटी जो सोसाइटी में आज हम रहते हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अगर देखा जाए तो उसका फाउंडेशन इन 4 टांगों के ऊपर आधारित है। जैसा कि एपीएस का बिल्डिंग बन रहा है, फाउंडेशन खुद रहा है ना। ये 4 क्या है? एक हमारा फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस या हेल्थ, नेक्स्ट हमारा इंटेलेक्चुअल आईक्यू बोलते हैं, नेक्स्ट इज ईक्यू बोलते हैं, इमोशनल, भावनाएं, एंड द लास्ट इज आध्यात्मिक। ठीक है ना। और इसको हम एक टेबल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से ये टेबल 4 टांग पे खड़ा है, और जब तक ये चारों टांग मजबूत है बिल्कुल प्रॉपरली खड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक टांग अगर गड़बड़ हो जाए क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो आज शायद एक नहीं, चारों टांग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ना भी हो, एक में भी गड़बड़ हो, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऊपर नीचे कर देता है ना। तो आज जरा देखेंगे कि क्या हो रहा है इस जीवन में, व्हाट इज द प्रॉब्लम जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी अंदर से खोखलापन है। हर आदमी को ये बात समझ में आ रहा हो, अपने अपने जीवन में झांक के देख सकते हैं ना। तो आज हम जरा अंदर देखेंगे, और इसको कुछ नाम देना टॉपिक को। तो मैंने टॉपिक दिया है मन को अपना मित्र बनाना। We'll see what is the power of this mind। और ये माइंड अगर हम इसको अपने काबू में कर सकते हैं, अगर ये इसको हमारा दोस्त बना सकते हैं, तो जीवन में जो चाहिए बड़ा आराम से मिलेगा। लेकिन यही मन अगर हमारा शत्रु बन जाए तो फिर हमको बाहर से किसी शत्रु को लाने की जरूरत नहीं है ना। इंसान का बच्चा अगर आप किसी भी पशु जगत में देखो सबसे कमजोर है। गाय का बच्चा 3 घंटे में भागना शुरू हो जाता है ना। एक मक्खी भी आके काट ले
मर सकते हैं हम, इतने कमजोर है। लेकिन एक चीज है जो हमें इस एनिमल वर्ल्ड से अलग करता है, और वो है हमारा ब्रेन, हमारा बुद्धि, ठीक है ना। और ये हमें क्या देता है जो दूसरों को नहीं दिया है? दिस गिव्स अस द पावर टू इमेजिन। ये हमें सोचने की शक्ति देता है। सोचते जानवर भी है, लेकिन जानवर सोचता है अपना अगले दिन का खाने का और अपना बचाव का, इससे ज्यादा नहीं सोच पाता। लेकिन हम आज से 20 साल आगे सोच सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर में बेडरूम के अंदर जाके अपना टीवी कौन सा कहाँ रखा देख के आ सकते हैं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? और ये वही शक्ति है जिसके कारण हमारे दादा परदादा जब जंगल में रहते थे, चिकनी मिट्टी को देख के उन्होंने घड़े के घड़ा बनाया, और घड़ा इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। शेर आज भी वहीं बैठता है। समझ रहे क्या बोल रहे? और वो घड़े का ही आज स्वरूप को बदल के, जो कि हमने एक्वागार्ड बना लिया, ये रूम बना लिया, प्रोजेक्टर बना लिया, कपड़े बना लिया, तो ये है जो हमें पशु जगत से अलग करता है। समझ रहे क्या बोल रहे? सो हमारी शक्ति हमारे शरीर में नहीं, हमारी बुद्धि में है, जिसके कारण आज शेर को हम पिंजरे में बंद कर सकते हैं, वरना वो हमारा 2 मिनट में हड्डियां तोड़ सकता है। पता नहीं बात। चलो हम देखते हैं क्या हमारे अंदर ये है या नहीं है। जरा पढ़ो उसको, जोर से पढ़ो। कलर पढ़ना, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लू, नहीं, कलर अभी जरा जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी। मुश्किल हो रहा है? आपकी पढ़ाई आपके जीवन में बाधा डाल रहा है। अगर यही एक अनपढ़ बच्चा होता, टक 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 रंग बोल देता कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो आपको आगे जाने से रोक रहा है। ठीक है, किस साइड को घूम रही है, घड़ी के रूप में या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कितनों को क्लॉकवाइज दिख रहा? हाथ खड़ा करो। दोनों साइड में घूम रही है। कितनों को क्लॉकवाइज दिख रहा है? ओके, कितनों को पलटता हुआ दिख रहा है? दोनों तरफ। ओके, है ना? बगल वाले से पूछो, वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा है, शायद अलग होगा। ओके, द पॉइंट इज हमारा ब्रेन का 2 हिस्सा है, एक को बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक को बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है। ये तो बायोलॉजिकल फंक्शन है। इसका दूसरा फंक्शन है, जो लेफ्ट ब्रेन है वो बड़ा साइंटिफिक, लॉजिकल, बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। जो राइट ब्रेन है ये इमोशनल, भावनाओं के ऊपर काम करता है, ये इमेजिनेशन के ऊपर काम करता है। इसको मोटे तौर पर बताया जाए तो लेफ्ट ब्रेन जो है इसको मैस्कुलिन बोलते हैं, और जो राइट ब्रेन है इसको फेमिनिन। तो आपने देखा होगा पुराने टाइम में परिवार में, संबंधों में इतना तनाव नहीं होता था जितना आज होता है, क्योंकि ये एक तराजू की तरह काम करता था। समझ क्या बोल रहा हूँ? टॉलरेंस बहुत ज्यादा था, खासकर लेफ्ट राइट ब्रेन वालों को, यानी कि लेडीज में। आज क्या हो गया, ये भी उतना ही पढ़े लिखे हैं, शायद हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा कमाते हैं। तो जब इन दो संबंध जुड़ते हैं जिनका दोनों का लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होता है, तो इनमें अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि तुमने मेरे को कैसे ऐसे बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आज देखो कि छोटी सी बात होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, क्योंकि वो तराजू का जो काम फंक्शन था वो डिस्टर्ब हो गया। क्यों? बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें सिर्फ आईक्यू पे ध्यान दिया है ना, परसेंटेज के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन भावनात्मक स्तर पे या वैल्यू के आधार पर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड नहीं है। इसलिए आज आपको, मैं एक्चुअली एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें एक लड़की 10th में 98 प्लस चाहिए था, उसको 95 मिला, और वो शाम को पिताजी आए नहीं उससे पहले उस लड़की ने सुसाइड कर दिया। क्यों? 98% चाहिए। और जीवन रूपी इस यात्रा में आप सबके बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको अगर कैरियर बनाना तो मार्क्स की जरूरत है, लेकिन मार्क्स के आधार पर आपको लगता है कि ये जीवन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, है ना। योर कैपेसिटी टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ, योर इमोशनल स्ट्रेंथ, ये बहुत जरूरी है
सिर्फ मार्क के आधार। लेकिन आज हमारा पेरेंटिंग में देखो, मार्क्स चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उसके चक्कर में उसको मार पीट के जबरदस्ती बैठा तो देते हैं और शायद मार्क्स भी आ जाता है, लेकिन अंदर से खोखलापन भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और ऊपर से इस आईक्यू को, बढ़े हुए आईक्यू के कारण लेफ्ट ब्रेन जरूरत से ज्यादा डेवलप हो जाता है, मेल का भी फीमेल का भी। राइट ब्रेन को ना हमें पता है, ना हम इसको ध्यान देते हैं, ये डोमिनेंट हो जाता है। और ये डोमिनेंट होने के बाद जब दो तलवारें टकराती हो तो उसमें से चिंगारी आता है। समझ रहे क्या बोल रहे हो? तो कहीं ना कहीं आज समाज में देख लो, पूरे समाज में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, आज वेस्टर्नर्स वहां से आके यहाँ आके योगा कर रहे, कोरेगांव पाँव में देख लो, और हम लोग उनकी दुनिया में जा रहे हैं, मॉल में और पता नहीं मोबाइल की दुनिया में। सो इट्स अ विशियस सर्कल। समझ मारा क्या बोल रहा हूँ? प्रकृति का एक बड़ा सुंदर नियम है, जैसा बोगे, है ना? अगर आप आम बोगे तो क्या मिलेगा? इसमें कोई शक तो नहीं है ना? उसी तरह से अगर आप एप्पल का बीज बोगे तो आपको क्या मिलेगा? एप्पल ही मिलेगा। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आप कुछ नहीं बोगे तो क्या मिलेगा? किसान परिवार से कौन कौन है? जिस खेत में कुछ भी नहीं बोते हो तो उसमें कुछ भी नहीं लगता, आप बोल रहे हो उसमें कुछ नहीं लगता, है ना? तो अगर उसमें कुछ भी नहीं बोगे तब भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये है प्रकृति का नियम। और जब आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो लास्ट में कीकर का पेड़ ही मिलेगा। और आज समाज में बहुत सारे कीकर के पेड़ हैं जो खुद को तो तकलीफ देते ही है, समाज को भी तकलीफ देते हैं। और अगर हमारा अपना बच्चे को हम इस तरह से बड़ा करें, या हम अपने आप को ही ऐसा बड़ा करें जिस भी कारणवश है, तो आज ये हालत है। और आज हमें सडनली हमको इसमें आम चाहिए, ये मिल सकता है? नहीं मिल सकता, लेकिन हमें आम चाहिए। तो हम क्या करते हैं? गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं आम के लिए, है ना? आज हर चीज में हमको शॉर्टकट चाहिए। मेहनत से हम भी पीछे हटते हैं और हमें देख के हमारे बच्चे भी पीछे हटते हैं। और फौज का माहौल तो एक ऐसा है कि इसमें बुद्धि का इस्तेमाल करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? हुक्म नहीं मिला, साहब ऐसा बोला कर दिया, मतलब इसे बंद करके करते हैं। आपको लगता है ये बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका जरूर है, लेकिन मेरा बच्चा, आपका बच्चा यही देख के सीख रहा है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? बुद्धि को इस्तेमाल किए बिना ये सोच लेना कि ये तो बताया नहीं, सब मेरे को तो किसी ने बोला नहीं। सही बात है, बिल्कुल बोला नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज जानवर और हम में फर्क यही था जिसके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। क्योंकि हमारा ये माहौल है, ये हमें अलाउ करता है बिना इसके काम किए भी। मैं काम करूँ या ना करूँ, मेरा 1 रुपये नहीं काट सकते आप, काट सकते हो? ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक एनवायरमेंट है मेरे लिए, इसमें मेरा ग्रोथ खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास करने की जरूरत ही नहीं। बट यही चीज अगर मैं सिविल का कॉर्पोरेट में होता तो मेरे पीछे आम लगा होता। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? आपके बच्चे जब सिविल में जाएंगे उनसे पूछना उनका क्या है, जिसको भी जानते हो, है ना? तो हमारे जीवन का जो बीज है वो है हमारे थॉट्स। एक विचार से हम दुनिया बना भी सकते हैं और एक विचार से इस दुनिया को उड़ा भी सकते हैं। हिटलर, ओसामा बिन लादेन ने प्लेन ही घुसेड़ दिया। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? तो उसी एक विचार से आप मदर टेरेसा भी बन सकते हैं। शुरुआत एक विचार से, है ना? एक साधारण सा मनुष्य स्वामी विवेकानंद बन गया, वाल्मीकि डाकू से बन गया। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे उदाहरण हैं। अन्ना हजारे, आप और मेरे जैसे एक साधारण सा फौजी था, लेकिन उसके पास ना पोजीशन है ना कुछ, सिर्फ एक चीज है, विचार। अगर हमें लगे कि वो बड़ा किस्मत वाला, नहीं, वो किस्मत वाला नहीं है। उसने अपनी किस्मत जो भी कर रहा है अपने इससे कर रहा है। तो हमने तो जो जीना था जी लिया। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छा बने। अच्छा बने का मतलब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा ले उससे वो अच्छा बनता है। तो आप स्टैटिस्टिक्स देख लेना, यूएसए, जापान और वेस्ट के 3-4 कंट्रीज जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाले हैं उनको देख लेना। उनका पर कैपिटा इनकम एब्सोल्युटली ज्यादा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ सुसाइड रेट, नंबर ऑफ डिप्रेशन केसेस देखो तो वो भी उनका सबसे ज्यादा है। मैं वो स्टैटिस्टिक्स अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सो अगर लगता है कि ये बाहरी प्राप्ति से हमें पूरा मिल जाएगा सुख, ये शक की बात है। इसको आप देख लेना। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? अगर इतना सब आ गया, रात को सो नहीं पाते तो क्या सुख? एक एप्पल में कितने बीज होते हैं पता कर सकते हैं?
काट के पता कर सकते हैं ना, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 कर सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल समझ रहे हो? एक्सपोनेंशियल। तो उसी तरह से एक बीज में कितने आम लगेंगे उसका आप हिसाब भी नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का बीज है वो। इसलिए बहुत जरूरी है कि बीच बीच में अंदर उतर के देखें कि मैं ये क्या कर रहा हूं। अगर ये शक्ति हम में नहीं है तो हम बाहर तो सब कुछ पालेंगे लेकिन अंदर एक खोखला बना जाएगा। इन्हें देखा है? इसने इनको देखा है? ये है आनंद कुमार, ये सिविल सर्विसेज थे, आईटीएस ऑफिसर थे, बिहारी थे, है ना। इन्होंने वो छोड़ के ये अभी कुछ काम करते हैं। काम क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये झुग्गी झोपड़ी से 30 बच्चे लेते हैं, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी से, जिनका कोई मतलब वो नहीं है, और उनको वो गाइडेंस देते हैं, उनके विचारों में परिवर्तन लाते हैं। और उनका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, 5 से पहले से शुरू कर रहे हैं कि 30 में से 30 बच्चे पूरे के पूरे IITs में जाते हैं। और उन बच्चों को मैं छोटा सा एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रहा हूँ। कोई तो साड़ी बेचता था तो किसी के पिता मजदूरी करते हैं, कोई किसान का बेटा है तो कोई सड़क पर सब्जी बेचने वाला। लेकिन एक बार उन्हें आनंद का साथ मिल गया तो मंजिल उनसे कैसे दूर रहती। हमारे साथ है आनंद के वो 30 स्टूडेंट्स जो इस साल IIT में दाखिला लेने जा रहे हैं। हम चाहते हैं आज आप अपनी कहानियां हमसे बांटें ताकि और बहुत सारे बच्चे जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो आपसे कुछ सबक ले सकें। मेरा नाम आनंद किशोर है, मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, बिहार में। मैं बचपन से पहला क्लास से 7वीं क्लास तक मैं गांव में पढ़ाई की। उसके बाद मेरे गांव में कुछ कांड हो जाने के कारण हम लोग को हर जनजाति को पूरा दबाने लगे। मैं वहाँ पूरे फैमिली वहाँ से मैं पटना चला है। इसके बाद पटना में मुझे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण मैं उस समय से पढ़ाई छोड़ दिया और मैं सब्जी रोड पर बेचने लगा। मेरे पिताजी भी बेचने लगे। दिन भर सब्जी बेचता था, रात को मैं पढ़ता था। किसी प्रकार से 3 साल मैं इस तरह से स्टडी करते रहा। इसके बाद 10th के एग्जाम दिया मैं और 10th पास किया एक छोटा सा गांव से, जोगीपुर हाई स्कूल बोलता है, वहाँ से। इसके बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ी इंटर पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास पैसा नहीं था तो पापा पहले ताड़ चढ़ते थे, लेकिन पैर टूट जाने के कारण ताड़ नहीं छोड़ दिए थे। और 2 महीना 3 महीने का सीजन रहता ताड़ी का, तो ताड़ी हम भी बेचते थे और पापा चढ़ते थे। और एक मजदूरा भी रखता था, तो लोग हंसते थे भी कि लोग हम बताते थे कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, IIT का मुझे सपना है। तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि ताड़ी बेच का IIT होता है। लेकिन मैं आज जाकर दिखाया उन लोग को, तो सब लोग हमें बोला कि अब मैं आपसे ताड़ी नहीं पीऊंगा, तो साहब हो गया। तो मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। लेकिन आगे मुझे भी अभी टेंशन है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। 4 साल तो मैं कॉलेज में रहूंगा। इसके बाद मैं एक टाइम खाता हूँ तो दूसरे टाइम सोचना पड़ता है खाने के लिए। हमें घर का बहुत टेंशन है। अब आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं? ISM धनबाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिला। वाह। 30 बच्चे जो IITs में आ रहे हैं। लंबा वीडियो। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले में रफीगंज प्रखंड में चियो गांव है, उसी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी आज से 4 साल पहले आर्थिक तंगी के कारण घर से चले गए थे। तो ये वो बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और हमारे बच्चों के पास इनके अपेक्षा में सब कुछ है। सिर्फ एक चीज शायद नहीं है कि एज ए पेरेंट, एज ए माता पिता, क्या मैं इस बच्चे को सही दिशा दे पा रहा हूँ? क्या मैं उस काबिल हूँ कि दे पाऊँ, या ये घास फूस की तरह अपने आप ही बढ़ा रहा है? इसलिए हमारे सोच के विचारों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि हम क्या सोचते हैं और हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, और हमारा ये संबंध कैसे। आपको किसी को चेयर साइड करना तो कर सकते हो, है ना। तो हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट, हमारे विचारों की क्वालिटी को देखना या जानना बहुत जरूरी है। ये वही विचार है, ये भी विचार करते थे, ये भी विचार करते थे, लेकिन इनकी दिशा अलग अलग है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो लेट अस अंडरस्टैंड। हम अपने आप को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो अभी स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसको देखने तक एक चीज क्या करना, आप लोगों ने अपने जीवन का किसी भी घटना को लेना, अच्छा बुरा जो भी है, और इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्लाइड को देखने की कोशिश। कोई भी जीवन का जो घटना है, अच्छा बुरा, उसको रख के इसको देखने की, समझने की कोशिश करना, राइट। हमारा जो जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आता है, हम 3 फैकल्टीज को यूज करके डिसीजन लेते हैं।
मन, बुद्धि और हमारे संस्कार। संस्कार को साइकोलॉजी में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। बहुत पावरफुल है, बट ये पावरफुल को अगर हम खुला छोड़ दे तो ये गड़बड़ भी कर सकता है, ठीक है ना। मन का काम है विचार करना। ये विचार करने का शक्ति जो है हमारे अंदर वो है मन। जैसे अभी भी आप सोच रहे हो, एक तो ये देख रहे हो, इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा होगा। चल रहा है कि नहीं है? देखो अंदर जाके देखो, बहुत कुछ चल रहा होगा। कुछ इसी क्लास से, कुछ आपके पुराने कुछ इंसिडेंट्स को लेके होगा, कुछ और कुछ सोच रहे हो, किसी का ड्यूटी सोच रहे होगे। बट द पॉइंट इज, ये वो विचार करने की शक्ति जो है वो मन है। अब हम कभी कभी हम बोलते हैं ब्रेन बोल देते हैं, माइंड बोल देते हैं। ब्रेन और माइंड एक है क्या? ब्रेन तो हमको इसको खोल दे तो ब्रेन दिखता, माइंड बोलते तो है ना। हृदय इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड पंप। इसका काम है ब्लड का प्यूरिफिकेशन, पंप करना। लेकिन बोलते भावनाएं दिल में होती है, बोलते हैं कि नहीं है? बोलने की बात है ना, कभी उन्हें लिख लिख के बना दिया। बट एक्चुअली अगर हम बॉडी के सिस्टम को देखें तो कोई ना माइंड होता है उसके अंदर, ना इंटेलेक्ट है, ना ये संस्कार के वर्ड है, ना दिल वाला वर्ड है। कोई दिल करके कोई ऑर्गन अंदर नहीं है। तो देयर इज अ कंफ्यूजन कि ये माइंड क्या है एंड ब्रेन क्या है। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। बट इतना समझ लो, अगर आप आत्मा को विश्वास करते हो तो ये 3 क्वालिटी आत्मा के गुण है, आत्मा के फैकल्टी। अगर मानते हो, नहीं मानते हो तो ये एक मेटाफिजिकल क्वांटिटी, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते हो। ब्रेन को सिर के अंदर हाथ डाल के हाथ लगा सकते हो, इसको हाथ नहीं लगा सकते हो। लेकिन ये फंक्शंस नहीं होगा तो ब्रेन काम भी नहीं करेगा। इसलिए बोलते ना, जैसे हमारा चौहान का आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, अदरवाइज उसको 3 घंटे के अंदर अगर आंख को निकाल ले, किसी और पे फिट कर दे, वो काम करेगा इमीडिएटली। दैट्स व्हाई हम साइन करते हैं आई डोनेशन के लिए। इमीडिएटली किडनी निकाल दे, दूसरे में लगा। तो सारा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर से वो एनर्जी चला गया, जिसको हम आत्मा, जिसको सोल, लाइट, पता नहीं क्या है ना, बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इट्स नॉट अ बॉडी का कॉन्सेप्ट, इट्स अ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। इसको आप हाथ नहीं लगा सकते, बट इसको महसूस कर सकते हो। ओके, सो मन का काम है विचार करना। थोड़ा विचारों के बारे में। एक एवरेज आदमी जब कोई प्रेशर में नहीं होता तो 25 से 30 थॉट्स हर टाइम चलता रहता है। जैसे अभी आप कोई प्रेशर में नहीं हो, आपके में भी ये चल रहा होगा, आप अंदर झांक के देख सकते हो। तो रफली 25 से 30, यानी कि एक सेंटेंस बोलोगे, मैं अभी एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसके पीछे कम से कम 5 से 6 थॉट्स होंगे। और उन थॉट्स को मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ और अपनी भाषा में उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करता हूँ और उसको फिर बाहर बोलता हूँ। कभी कभी हम इसमें परिवर्तन भी कर देते हैं कि सोचते कुछ है लेकिन बोलते कुछ है। मैं बोल सकता हूँ यार तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाए? अंदर बोल सकता हूँ बड़ा इडियट लग रहा है, बोल सकता हूँ नहीं। वैसे मैं बहुत अच्छा बात कर सकता हूँ आपसे, लेकिन जरूरी नहीं मेरी भावनाएं आपके लिए वही हो, है ना। क्योंकि मेरे को तो सिखाया गया कि सबसे अच्छा बोलो, तो मैं अच्छा बोलता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ। और हमारा जो रिलेशनशिप है, कोई भी संबंध का जो आधार है वो विश्वास के ऊपर होता है। और कोई भी संबंध जो है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मैं आपसे किस तरह से बात करता हूँ या मैं किस तरह से आपसे व्यवहार करता हूँ। ये इसके ऊपर आधारित है कि मैं आपके बारे में किस तरह से सोचता हूँ। अगर मैं ये सोच आपके लिए अच्छी है, ये भाषा और मेरे व्यवहार से पहले आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक एनर्जी है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी किसी लोगों के पास जाते हो तो उनका ऑरा बहुत भारी होता है, कुछ नहीं होता है लेकिन हमें बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। कभी हुआ है कभी किसी के साथ? मतलब उनके पास कुछ भी नहीं होता, बट पता नहीं अजीब सा एक ऑरा होता है उनके पास। उसी जगह में कुछ आदमी के पास जाने से बहुत हल्कापन महसूस होता है। इट इज लाइक वी आर लाइक मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक मैग्नेट के फील्ड होता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी का भी एक प्रभाव है जो हमारे इंटरैक्शन में, हमारे संबंधों में बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। इसको ग्रुप डायनामिक्स भी बोलते हैं, बाद में बात करेंगे उसका, ना। तो अगर इसको एक दिन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 24 घंटे के लिए, तो करीब 60,000 के करीब थॉट्स जनरेट करते हैं। 60,000 बीज। जब बोलते हैं कि कोई इंसान स्ट्रेस में है तो उस टाइम पे रेट ऑफ थॉट जो है, ये जो नॉर्मल 25 तक होता है वो 50 से ऊपर चला जाता है, 50-75 के करीब हो जाता है। मतलब उस टाइम जो रेट ऑफ थॉट्स बढ़ जाता है। तो हम सब ने अपने जीवन में कोई ना कोई एक दिन तो ऐसा काटा होगा जिसमें हमें नींद नहीं आया, इधर पलटी मारा, इधर पलटी मारा। हुआ है कभी? मेरे साथ तो हुआ है ना। अगर हुआ है तो उस टाइम इसलिए नहीं हुआ कि शरीर को आप सुला नहीं पा रहे। शरीर तो सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन मन उसी स्पीड से चल रहा है। आप ब्रेक नहीं, इट इज लाइक जैसे इसमें गाना चल रहा है,
और पीछे से बिजली चला जाए तो आपको सुनाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि बिजली चला गई, माइक में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, गाना बंद हो गया? तो अंदर का सीडी उसी स्पीड से चल रहा है। जब आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, जब गुरुद्वारा में जाते हो या चर्च में जाते हो तो बड़ा आराम लगता है कि नहीं? वो इसलिए नहीं कि भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया, इसलिए है कि हम वहां बड़ी श्रद्धा से जाते हैं और अपने आप को वहां पे हम समर्पित कर देते हैं। और उस समर्पण के कारण हमारा रेट ऑफ थॉट्स क्या हो जाता है, धीरे 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 कम हो जाता है। इट कम्स बिलो 10, 12, 15 डिपेंडिंग अपॉन कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए जब मेडिटेशन में जाते हैं तो मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, बहुत कुछ जो कुछ भी बात बोलते हैं उसमें क्या करते हैं, हम अपने रेट ऑफ थॉट्स को धीरे 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 कम कर देते हैं और तब हमें लगता है बड़ा आराम मिल गया। एक्चुअली आराम मिलने का रीजन क्या है कि अंदर का ये जो फैकल्टी है, इसका स्पीड हमने, इट इज लाइक एक इंजन है, कार, कमांडर साहब की कार है, अगर वो रात भर इंजन ऑन करके छोड़ दे, चल नहीं रहा लेकिन इंजन ऑन है, क्या वो सुबह अच्छा हालत में आएगा कार बाहर? समझ रहे? तो हमने उसको इंजन को ऑफ करना है, तो वो तो इंजन है, ऑफ हो जाएगा। यहाँ का इंजन को कैसे ऑफ करेंगे? आपको समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? और जब एक आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन का हिंदी मुझे पता नहीं क्या है, डिप्रेशन मतलब जीवन के काले कुएं के अंदर जहां पे साला निकलने का उम्मीद नहीं होता, एक वर्थलेसनेस का स्टेट में, तब ये 500 से ऊपर के स्पीड पे चल रहा होता है, अंदर तूफान होता है, सिर के अंदर तूफान। और जब अंदर तूफान होता है वो बाहर से बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है, उसका पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाता है, वो बात भी नहीं करता, वो एकदम, समझ रहे क्या बोलते हैं? आपको समझ में आएगा अगर आपने कभी इस बारे में सोचा है तो जब अंदर तूफान होता है तो बंदे का ऐसा लगता है कि साला बिल्कुल पता नहीं, मतलब कुछ भी ना खाने का मन, ना खाने, किसी चीज में मन नहीं लगता, क्योंकि अंदर विचारों का तूफान है। अब आते हैं बुद्धि। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, मुझे सुनना है या नहीं सुनना है ये आपका चॉइस है ना? बैठे शरीर से बैठे हो, लेकिन सुनना है या नहीं सुनना है वो किसका चॉइस है? वो आपका चॉइस है ना? एज ए पेरेंट मैं अपने बच्चे को चेयर पे तो बैठा दूंगा 4 घंटे, बैठ भी जाएगा डर के, लेकिन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो उसका चॉइस है। एज ए पेरेंट मैं उसको डांट फटकार के काम तो करा लेता हूँ, थप्पड़ मार देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा उसके ऊपर अधिकार है, बट वो थप्पड़ का असर हम आगे देखेंगे, उसका असर क्या होता है। समझ रहे हो? तो बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, निर्णय लेने की शक्ति, है ना? किसी भी लाइफ में कोई भी इवेंट को देख लो, कुछ हुआ, उससे संबंधित विचार आए, आपने उसको पूरा एनालाइज किया एंड देन यू टेक ए डिसीजन कि मैंने क्या करना है। तो जो हमें बाहर दिखता है वो निर्णय दिखता है, जो कि इसका आउटकम है। समझ रहे हो? लेकिन ये निर्णय में किस बेसिस पे लेते हैं वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दबाव में आके लेते हो, डर के कारण लेते हो, तो आपका अंदर निर्णय कुछ और है, लेकिन कुछ और करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आप उसको मानते हो, इसलिए क्योंकि आप दबाव में ले रहे हो, और दबाव में लेना भी आपका चॉइस है। दबाव में लेना भी आपका चॉइस है। आप समझ लो क्या बोल रहा हूं? सो जो हमें दिखता है वो बाहर। नेक्स्ट है संस्कार। संस्कार को यूं समझ लो, वो हमारी जिंदगी का रिकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। पैदा होने से लेके आपके मरने तक का रिकॉर्डिंग एक्चुअली इसी जन्म का नहीं है, इसमें विल सी क्या क्या होता है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, आप लोगों का एक बेटा, जैसा मेरा भी एक बेटी है, मान लो वो अपने ग्रुप में, आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, एक दिन आके बोलते पापा मैंने आज सिगरेट पिया, तो वो तो मुझे बता रहे डिपेंडिंग अपॉन मेरा उसके साथ क्या संबंध है। लेकिन जब ये पहली बार वो सिगरेट उसके पास आया होगा, किसी लोग दोस्तों ने बोला भाई सिगरेट पी, तो उसने शायद उसको लगा हुआ अटपटा, है ना? तो उसको पहले बार वो सिचुएशन आया, उसने एक विचार किया, ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली है तो मना कर देगी, लेकिन वो दबाव में आ जाती दोस्तों के, तो बोलेगा नहीं यार वो नहीं, मेरे पापा को पता चल जाएगा। पापा को पता चल जाएगा तो पीने को, इसका मतलब क्या है, पीने को तैयार है, लेकिन पापा को पता चल जाएगा। सो लुक एट द विल पावर का छोटा सा वेरिएशन, है ना? सेकंड इज कि उसको ही लगता नहीं ये पीना नहीं चाहिए, गलत है।
अगर मेरे को दोस्ती तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ दूंगी। अगर मेरे ये दोस्त है, ये निर्णय शक्ति किसका है? ये उसका है, हमारा है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? नाउ लेट अस टेक कि उसने मान लिया, दोस्त बोले यार मेरा दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, ले लेता हूं, नहीं तो मेरे दोस्ती टूट जाएगी। तो उसने एक बार सिगरेट पी लिया एक बार है, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग इधर हो जाएगा। अगली बार जब वही सिचुएशन आएगा तो पहले यहां से बाहर आएगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस में आ गया, अब आपके अनुभव में आ गया। पहली बार अनुभव में नहीं था, पहली बार पूरे विचारों से था। इस बार विचार तो है ही है, लेकिन विचारों से ज्यादा भी अपना अनुभव भी आ गया। अब डिसीजन लेना आसान है, क्यों? अब तो पता है चॉकलेट खा लो या कॉलगेट खा लो, या अगर उसको विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बोले मैंने एक बार कर लिया, अब नहीं करूंगा या करूंगी। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? आप अपने लाइफ में देख लो, आपने देखो अपने और अपने वाइफ के बीच में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने शायद उनको बताया ही नहीं होगा, और वो क्यों नहीं बताया होगा उसके कारण भी आप देख लो। वो इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो आपके चरित्र से कनेक्टेड होगा, या आपने ऐसे चीज किया होगा जो विश्वास के बेस पे किया होगा, या कुछ ऐसा किया होगा जो आपके घर के वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट में किया होगा। यूएन मिशन में जब जाते हैं लोग क्या क्या करते हैं आप लोगों को पता है, मतलब समझ रहे हो? एंड वो सब हमारा चॉइस है, और वो सब हमारा रिकॉर्डिंग है, और वो सब रिकॉर्डिंग या तो हम बताते हैं या नहीं बताते। कुछ चीजें बता नहीं सकते क्योंकि हम इतने, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सबको पता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो पॉइंट इज संस्कार के ऊपर ये कोई कभी कभी बोलते हैं ना, आजकल टीवी में सास बहू सीरियल बच्चे को देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? एंटरटेनमेंट? नो, देयर इज नथिंग एंटरटेनमेंट, बिकॉज संस्कार के अंदर जो चीज आप देखो इट गेट्स रिकॉर्डेड। सास बहू सीरियल में क्या दिखाते हैं? इसका उससे नाता, उसका इससे, इसका किसका किससे ही नहीं पता चलता है। ये देख रहे हैं आजकल के बच्चे, जॉइंट फैमिली सिस्टम तो है नहीं, एक माँ एक पिता, दो बच्चे एक बच्चे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? ये बच्चे को हम एकदम इतने लाड प्यार से पाल देते हैं कि उसको जो बोला नहीं वो मिल जाता है उसको। हमको लगता है उसको देने में उसका पालना अच्छा हो रहा है। यही बच्चा जब एक रिलेशनशिप में जाता है, खासकर वो लड़की हो, तो शायद उस आसानी से उसको नहीं मिलता। जो फ्रीडम यहाँ पे वो उसको वहां पे मिलता है, नहीं मिलता। लेफ्ट ब्रेन भी डेवलप हो गया। पेरेंटिंग इतना आसान कर दिया है कि हमको उसको जो चाहिए मिल जाता था उतना आसानी से। वहां जाके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन रिलेशनशिप को वो समझ नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे तो पिताजी और माताजी है, जो बोला साला वो तो ठका। वहां तो यहाँ तो राजा है। अपने बच्चे को इतना भी छतरी के नीचे ना पालो कि जब वो छतरी हट जाए तो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाए। संघर्ष करना जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। तितली जो बाहर आता है ना, उससे पहले कैटरपिलर होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबा? कैटरपिलर समझते हो? लार्वा जो भी है कैटरपिलर। वो कैटरपिलर को अपने कोकून को तोड़ के बाहर निकलता है बटरफ्लाई बनने से पहले, और उसको उस पूरे प्रोसेस में 2.5 इंच का होता है, उससे बाहर निकलने में करीब उसको 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। तो एक बच्चा देख रहा था, तो देखते देखते उसने लगाया रे कितना परेशान हो रहा है, इसको मैं आराम से खोल देता हूँ। उसने क्या किया, आराम से खोल के तितली को बाहर निकाल दिया। तितली अगले 2 घंटे के अंदर मर गई, क्योंकि संघर्ष जीवन में बहुत जरूरी है। और उस संघर्ष से तितली के पंख मजबूत होते हैं, जिसके कारण वो जीवन भर उड़ सकता है। उसने संघर्ष ही नहीं किया, सब कुछ तो ऐसे ही मिल गया। जब संघर्ष करने की बारी है तो पता ही नहीं क्या करना। आप समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? इसकी तुलना आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, अभी देखते हैं हमारे संस्कार की बात कर रहे हैं। संस्कार में अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो ये संस्कार है क्या? इसलिए जब आप पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चों के सामने बिहेव करते हो या जो भी आप समाज में करते हो, एक बात ध्यान रख लेना कि आपका बच्चा आपसे ही सीखेगा। मैं एक करूं और मेरा बच्चा एक करे, उम्मीद करूं कि मैं ऐसा रहूंगा लेकिन वो वैसा रहे, नो, वो नहीं होगा। जो आपने करना है वो आपको रोल मॉडलिंग से करना है। रोल मॉडलिंग मतलब समझते हो? आपने नमूना बन के करना पड़ेगा। आप अगर बच्चे को बोलते हो कि बेटा 5 बजे उठ के पढ़ो, तो आप लंबे होके नहीं दहाड़ सकते। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? भगवान संस्कार में पहला है पूर्व जन्म, मानो या ना मानो। हिंदू धर्म में भी मानते हैं, कुछ धर्म में नहीं भी मानते हैं, बट आज साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुका है। और कुछ इंसिडेंट्स में इंडिया का भी बता दो, कुछ बाहर का। मथुरा में एक 7 साल का बच्चा, टीवी में भी आया था, मारुति कार चलाता हुआ सिटी के अंदर पापा के साथ वीडियो में आया था। आप लोगों ने किसी ने देखा मुझे पता नहीं। 3 साल की एक बच्ची जब बोलना शुरू किया 1.5-2 साल में, 3 साल की बच्ची, कास्ट से देखा जाए तो कॉबलर क्लास, कॉबलर मतलब जो जूता वाला
मोची वाला वो वाले से, आजकल तो कास्ट सिस्टम नहीं है, तो उनका कोई धार्मिक कनेक्शन नहीं था उस फैमिली का। 3 साल का बच्चा पूरे के पूरे श्लोक संस्कृत में गीता का और जो भी वेदास का सुनाना शुरू कर। कहाँ से आए? यूएसए में नहीं, फ्रांस में एक 7 साल का बच्चा सडनली फ्रेंच बोलना शुरू कर दिया, और जब वो फ्रेंच बोल के पता चला क्या बोल रहा है वो, पता चला कि मैं पिछले जन्म में या पिछले से 2 जन्म पहले मैं नाजी कैंप में जर्मनी में इस फलाने नंबर कंसंट्रेशन कैंप में था, और मेरे को इतने तारीख को गैस चैम्बर में डाल के मारा गया था। लिस्ट चेक किया, वो नाम भी मिला, वो प्लेस भी मिला। कहाँ से आया? एक और कॉन्सेप्ट नेट में मारना, नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब मेडिकली बॉडी को बोल दिया कि मर गया है, रोना पीटना सब कुछ हो गया, एंड सडनली 1-1.5 घंटे के बाद जिंदा हो गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस मेडिकली प्रूव डेड है ना। इसका एग्जांपल यूरोप में सम कंट्री, एक चर्च का पोप सडनली कोमा में चला गया। कोमा में चला गया, मेडिकल में लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, यंत्र मंत्र, थोड़ा देर सब आया, धीरे धीरे फ्लैट हो गया, तो मेडिकली डिक्लेयर डेड, अनाउंस हो गया डेड। 1.5-2 घंटे के बाद वो उठ के खड़ा हो गया, और जब पूछा क्या हुआ तो उसको ये पूरा कुछ पता नहीं। उसको बोला मैं तो रोम में गया था, रोम में जो पोप का घर है क्राइस्ट जो क्रिश्चियन का जो है ना पोप का, तो वहां पे पोप का डेथ हुआ है, और पोप का डेथ में मैं शामिल होकर आया। चेक किया सही, तो उनको लगा कि शायद वैसे ही ऐसे कोइंसिडेंस होगा, मतलब तुक्का होगा, बट चेक किया, फोटोग्राफ जब आया अगले दिन पेपर में देखा, वो जो कॉफिन बॉक्स को उठाया था उसमें एक बंदा किसी ने किया नियर डेथ एक्सपीरियंस। चेक करना नेट पे। तो द पॉइंट इज टुडे देयर इज साइंटिफिक स्टडीज कि पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट को जो कि एस्टैब्लिश करता है कि कुछ ना कुछ है। द पॉइंट इज कि एक कुछ संस्कार हैं जो हमारे पूर्व जन्म के। एक और एग्जांपल, एक बच्चा जब पैदा होता है, बिल्कुल जब छोटा होता है, तो आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना दूर से, कभी हंस रहा होता है, कभी रो रहा होता है, कभी मतलब आपको लगता है वैसे ही खुश हो रहा है हमें देख के, एक्चुअली वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग में और कुछ है ही नहीं, यही रिकॉर्डिंग है, वही रिकॉर्डिंग वो आता है, ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है उसी को करके। पर धीरे 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 भूलना एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास, वो डोमिनेंट हो जाता है, बट किसी किसी केस में ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव हो जाता है पास्ट संस्कार, तो हमारे अभी के लाइफ से ये इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। अगेन एक और स्टोरी, 11 साल की एक लड़की अपने पिताजी के साथ प्राइवेट प्लेन में बैठी थी, रनवे के ऊपर, प्राइवेट प्लेन, बाप का प्लेन, मदर आने में लेट हो गई, बेटी को बोला बेटा तू उधर बैठ, मैं अभी मम्मी को बुला के आता हूँ, देखा प्लेन उड़ना शुरू हो गया। 11 साल की बच्ची ने प्लेन ही उड़ा दिया। कहाँ से आई? और वो मतलब इट्स रिकॉर्डिंग, मतलब वो बच्चा वहां बैठा था, प्लेन के कॉकपिट में बैठा हुआ था, पापा गए थे उसको करने के लिए, देखा सब कुछ लगा के अपना उड़ा भी दिया, उड़ाया, लैंड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में उससे पूछा क्या हुआ, पता नहीं मेरे को, तो मैं तो बैठा हुआ। कहाँ से आए? ये सब मैं जो घटनाएं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल कोई बनावटी नहीं है, या आप उसको नेट पे चेक कर लें। सो वन इज पास्ट संस्कार, सेकंड इज हेरिडिटरी, जो हमें माता पिता से मिलता है ना। बोलते हैं बिल्कुल पिताजी के पास ऊपर गया होगा, बिल्कुल वैसे ही गुस्सा, उतना ही नम्रता के साथ बात करता है ना। ये तो इसमें देखिए, तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस जेनेटिक या बायोलॉजी, इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड पर्सनालिटी। एक्वायर्ड पर्सनालिटी का मतलब जो हम अपने एनवायरमेंट में हम अपने आप को बड़ा करते हैं, उसका हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टर का बच्चा एक्टर बनता है, क्यों? वो माहौल का असर। अगर मैं चोर हूं तो मेरा बच्चा भी उसके में एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर मैं फौजी हूं तो मेरे कुछ फौजी संस्कार ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण मेरे को बाहर देखते ही पता चल जाता है फौजी है। आपको भी पता होगा, हमारे फौजी होने के कारण हमें बहुत सारी चीजें सिविल में जाके करने में परेशानी होती है, होता है कि नहीं? कि हमारा फौज का काम करने का तरीका एक ऐसा है, और जिस भी लेवल पे आप हो उस तरीके में रह के सडनली जब सिविल में जाते हो आपको समझ नहीं आते हैं क्या करना है। सो दिस इज, जिस तरीके से जिस माहौल में हम या अगर बच्चों को लेना तो ये, सो दिस इज एक्वायर्ड, ये बाहर से आया संस्कार है ना। आज बच्चे हैं, उसके अगर उसका दोस्त सिगरेट पीने वाले दोस्तों के साथ रहता तो नेचुरली इट इज लाइक इत्र बेचने वाले के साथ रहोगे तो इत्र की खुशबू आएगी, प्याज काटने वाले के साथ रहोगे तो प्याज की खुशबू आएगी। थर्ड इज, किस तरह की कंपनी में आप रहते हो, आपकी संगत क्या है, जैसा संग वैसा कर्म। तो बहुत जरूरी है एज पेरेंट्स
आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों की दोस्ती किस तरीके से, उन दोस्त के आचार विचार किस तरीके से, बिकॉज वो सब आपके बच्चे का संस्कार में ऐड होता जा रहा है। और अगर हमें इतनी क्षमता है तो हम बच्चे को करेक्ट टाइम पे सही सही गाइडेंस भी कर सकते हैं, वरना दुर्घटना होने के बाद पता चलेगा कि साला चलो अभी अबॉर्शन कराना चाहते हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि जिस बच्चे को हम इतना प्यार करते हैं वो बच्चा हमसे आके बात क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं बता पाता कि पापा आज मेरे साथ ये हुआ या ये नहीं हुआ, और ऐसे बोलते हैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अपने ही रिलेशन में अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्या हो गया जिसके कारण मेरे को छुपाने का बात जरूरत पड़ रहा है, या उसे छुपाने की जरूरत पड़ रही, पति परमेश्वर से जाके ऐसा क्या हो गया कि, समझ लो क्या बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं संबंधों में देखने की जरूरत है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें। एंड आखिरी है विल पावर, इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति स्ट्रांग है तो इन सब का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो तो उसको भी समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो लड़कों का वीडियो दिखाया था, वो जो क्या बोलते हैं आनंद वाला, अगर उनको आनंद नहीं मिलता तो आप सोच सकते हो कि अगले 5 साल के बाद वो क्या होते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, है ना। कोई ताड़ी चढ़ रहा है, कोई वो चढ़ रहा है, किसी का बाप भाग गया, किसी का कुछ हो गया, किसी को पुलिस ने मार दिया, जाति वो ये। सो पॉइंट इज पोटेंशियल हर इंसान में है, क्योंकि हर इंसान के पास ये मैकेनिज्म है। फर्क पड़ जाता है हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। हमने तो जो करना था कर लिया, हम सब अपने बच्चे को बोलते प्यार करते हैं, तो कम से कम उसको तो उसमें तो ध्यान दे सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो हो गया, जो हाथ में है उससे तो हम अच्छा कर सकते हैं। हाथ में क्या है, हमारा रिलेशनशिप, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे का फ्यूचर। बच्चे का फ्यूचर हमने बना के देने की जरूरत नहीं है, रास्ता दिखाना, बना तो खुद लेगा। अगर मैंने ही अपने बच्चे के लिए बिल्डिंग खड़ा करके देना है तो वो क्या करेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं। सो देखना है कि किस तरीके से हेल्प करना है। बटरफ्लाई को खुद बना के बटरफ्लाई बनाना है या बटरफ्लाई को स्ट्रगल करने देना है जीवन में। तो अपना प्यार का नेचर चेक करना बहुत जरूरी है। इन सब का जो मेल जोल से उस बच्चे का या हमारा क्या बनता है। सर पर्सनालिटी के डेफिनेशन सब बहुत सारे होंगे, बट आप साइकोलॉजी के अंदर नहीं जाएंगे तो हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स और हमारे वैल्यू सिस्टम है, इन सब का जो समावेश है, कलेक्शन है, इससे हमारा पर्सनालिटी बनता है। और ये पर्सनालिटी हम हर एनवायरमेंट में, हर परिस्थिति में इसको इंटरेक्ट करते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, परिस्थिति एक ही है लेकिन जो हमारी प्रतिक्रिया है वो सबकी अलग अलग है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं। एक बच्चा है वही टीचर वही पढ़ाता है, दूसरा बच्चा है वही टीचर लेकिन वो दूसरे तरीके से पढ़ता है, वही स्कूल उतना ही पैसा वो भी दे रहे हो, लेकिन एक बच्चा एकदम उस तरह से। वो इसलिए नहीं कि वो तेज है या वो हम बोलते हैं कि वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करता है, शायद उससे ऑटोमेटिकली उसको करने की प्रतिक्रिया आ गई। वरना जिस बच्चे के में उतनी बुद्धि नहीं है जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है कि मुझे पता ही नहीं है कि उसको कैसे बताना है कि इस बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना। सो कमी मेरी है, क्योंकि मेरी कमी है, मुझे ही नहीं पता तो मैं उसको कैसे बताऊं। मैं तो वही दूंगा ना जो मेरे पास है। समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं। सो ओके, अगर ये समझ में आ जाता है, अब जब हम जीवन में किसी परिस्थिति में आते हैं तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि जो भी परिस्थिति हो उसके मुताबिक, कुछ भी हमारे संस्कारों के मुताबिक हमारे विचार, वो विचार हमारे इंटेलेक्ट में, और आउटकम हमें ये दिखता है। तब हम बोलते हैं कि साला ये कैसे काम कर दिया इसने। अब आप देख लो अपने जीवन में हम क्या क्या करते हैं, है ना। और जब अगर वो समाज के सोच के मुताबिक हम करते हैं तो बोलते हैं बड़ा हिम्मत वाला है, अगर कुछ विपरीत कर देते हैं तो बोलते हैं यार ये पता नहीं कैसा आदमी है, मैंने सोचा भी नहीं ऐसा। मैकेनिज्म समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो आप अपने किसी जीवन के घटना को इसमें डाल के समझ सकते हो क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए आज समाज में जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमें लगे कि इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई और है, कि मेरे हर परेशानी का जिम्मेवार वो है, वो बदली हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। अगर मैं इसको ठीक कर लूं
तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सब चॉइस है। किसी का फांसी लगाना, किसी का डिप्रेशन में जाना, किसी ने प्रेग्नेंट होना, किसी ने साला शादी से पहले संबंध बनाना, ड्रग्स लेना, एग्रेशन, गुस्सा, ये सब मेरा अपना चॉइस है। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज मैं जो अनुभव कर रहा हूं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कोई डाउट ही नहीं है। जब तक ये सोच नहीं आएगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि परिवर्तन की जरूरत कहां पे है और किस लिए है, क्योंकि अगले को करना था। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, अगर वो पढ़ना शुरू हो जाए तो ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर हम जो बाहर दिखता है उसको प्रोडक्ट बोले, प्रोडक्ट क्योंकि वो बाहर दिखता है, और जो अंदर फैक्ट्री है जहां पे ये पूरा प्रोसेस प्लांट है ना, इट्स लाइक बिस्किट बन रहा है, रोटी बनाते हो, यहाँ पे रोटी हमें दिखता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आटा बना है, गेहूं पिसा है, उसको किसी ने गूंदा है, किसी को बेला है, किसी ने उसको करा है, और बाहर रोटी आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट है और इसके पीछे पूरा प्रोसेस है। तो अगर हम इसको प्रोसेस बोले, है ना, तो बिटवीन रेस्पॉन्स और प्रतिक्रिया और परिस्थिति के बीच में हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये हमारी चॉइस है कि हम उसको सही तरीके से यूज करते हैं या अपने आप ही होने दे देते हैं। और जिस तरीके से आप उसको चॉइस को लेते हो वो डिसाइड करेगा कि आपका एंड में रिजल्ट क्या आएगा। और यही आपके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो आपको डिसाइड करता है कि जीवन में जब आप अलग अलग परिस्थितियों में पड़ जाते हो तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, और एक एनवायरमेंट में जब जाते हो कितना आसानी से उसको एडजस्ट कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बेटी की कल शादी हो जाती है तो आज इस माहौल से उठ के दूसरे माहौल में जाने वाली है, कितना जल्दी वो एडजस्ट कर पाएगी वो डिपेंड करेगा ये। और ये करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है वो अपने आप पहले देखिए। तो जितना हम इस पे ध्यान दे सकते हैं उतना उसका एडजस्टमेंट का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। वो शादी हो या एक स्कूल से लेके कॉलेज का परिवर्तन हो, या कॉलेज से जाके एक जॉब का परिवर्तन हो, या एक संबंध में कोई खटास हो गई तो उसको हैंडल, बहुत कुछ, हर चीज में। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा छोटा सा, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और इसको देख के जरा समझने की कोशिश करना। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में है, बहुत ध्यान से समझना और बहुत इसको सोचना। इसके बाद प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस नाम से है। प्रोडक्ट जो बाहर दिखाई देता है, प्रोसेस जो अंदर चलता है। अभी आई एम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है ये पर्सनालिटी, प्रोडक्ट है ये व्यवहार, प्रोडक्ट है मेरा आपसे बात करने का तरीका। लेकिन मैं आपसे इस तरह से क्यों बात करूं? सपोज आपसे मैं अभी गुस्सा करने लगूं, ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस हुआ है, कोई रीजन है जो मैं आपसे इस समय उस तरह से बात करूं। तो मैं उस प्रोसेस को न जानने के कारण सिर्फ प्रोडक्ट को देखती हूँ और परेशान होते जाती हूँ। इसको कैसे ठीक करूं, मुझे इस प्रोडक्ट को ठीक करना है। प्रोसेस को जानना पड़ेगा। अच्छा, बहुत ही सुंदर। मतलब ये है कि हम जब जो भी हम कुछ रिएक्ट कर रहे हैं या एक्ट भी कर रहे हैं, उसका वो रिजल्ट है जो अंदर हमारे बहुत कुछ चला है। एंड दैट स्टार्ट्स विद द थॉट। ओके, यू नो, एवरी प्रोसेस इट स्टार्ट्स विद द थॉट। एंड जैसे ही हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, बिकॉज लेट्स सी द प्रोसेस हाउ इट गोज, कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। सबसे पहले मन में एक संकल्प उठता है ना, कोई भी बात आती है सामने, परिस्थिति आती है, आप व्यक्ति आता है, एक संकल्प उठता है। क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इट स्टार्ट्स विद अ थॉट। और जैसे ही एक थॉट आता है उसका इमीडिएट क्या बाय प्रोडक्ट होगा? एक रिएक्शन। रिएक्शन बाहर आएगा। अगेन देयर इज अ प्रोसेस बीच में। रिएक्शन जो बाहर आएगा, जो एक बोल होगा या एक कर्म होगा, दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, we think कि thought is like straight away thought is into action. Thought is not into action. There will be little steps पहले and then वो action के रूप में आएगा, है ना। तो सबसे पहले जब एक thought आती है, एक संकल्प आता है, immediately depending on वो quality of thought क्या है, एक feeling उत्पन्न होती है। You know, जैसे एक thought आई कि Kanupriya is a nice person, एक थॉट है, एंड जैसे ही वो थॉट क्रिएट की, गुड फीलिंग, आई फील लाइक मीटिंग हर। Kanupriya is not a nice person, I don't feel like meeting her. इमीडिएट है कि मैं अवॉइड करके कहीं और से चले जाऊं, क्योंकि मेरी थॉट आई कि so, जैसे ही एक थॉट उत्पन्न हुई, एक फीलिंग आ जाएगी। इमीडिएट है, ये बहुत फास्ट हो जाता है। और जितनी मेरी सारी फीलिंग्स होंगी आपके बारे में,
किसी के भी बारे में, एक समस्या के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, तो ऑल माई फीलिंग्स पुट टुगेदर विल डेवलप माई एक्शन. that also later. Just my feelings will develop my what towards you. Attitude. Okay. Is it a positive attitude? Is it a negative attitude? Is it whatever kind of an attitude? One thought is going to create a lot of feelings. No, lot of thought. A lot of time ना. बहुत बार मैंने आपके बारे में सोचा है. देखो attitude पहली बारी में नहीं बनता. It takes time. It takes time. लेकिन कई बार मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, कई बार ऐसा सोचा, तो फिर थोड़े टाइम के बाद एक एटीट्यूड बन गया, ये ऐसे ही है. अब उस एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अब वो बन गया है. See, that's the process. पहले जब थॉट्स था, थॉट को चेंज करना बहुत इजी. इट्स जस्ट इन द बिगिनिंग स्टेज. जैसे जैसे वो एक प्रोसेस से गुजरता जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम अ लिटिल हार्डर. तो पहले संकल्प आया, जो संकल्प आया वो एक भावना उत्पन्न हुई, एक फीलिंग, एंड सारी मेरी जो भावनाएं आपके बारे में है, दैट डेवलप्स माय एटीट्यूड, मेरी वृत्ति, आपके बारे में क्या वृत्ति है, और जो मेरा एटीट्यूड होगा वो फिर एक्शन. चाहे वो एक बोल के रूप में आएगा, एक कर्म के रूप में आएगा, लेकिन वो एक एक्शन के रूप में आएगा. और अगर मैं कोई भी कर्म बार बार रिपीट करती हूँ, कोई भी बोल बार बार करती हूँ, जैसे गुस्सा करना बार बार करती हूँ, तो धीरे धीरे इट बिकम्स माई डेस्टिनी. नो, पहले जस्ट द एक्शन, आई रिपीट इट नंबर ऑफ टाइम्स, इट बिकम्स माई हैबिट. है ना, एक आदत बन जाती है. झूठ बोला एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, फिनिश्ड. आफ्टर दैट इट्स माई हैबिट. अभी वो करना बहुत नेचुरल हो गया, आसान है ना, तो आदत बन गई. और अब जो मेरी सारी आदतें हैं, all my habits put together is my overall personality. That's my personality. This is me. ये मेरी सारी आदतें हैं, ये मैं हूँ. ये बाहरी मैं हूँ. अब मैं बाहर आने लग गई. अब मैं बाहर आने लग गई ना. आदत से लेकर मैं बाहर आई, एक्शन से. एक्चुअली संकल्प अंदर आया, भावना अंदर उत्पन्न हुई, वृत्ति दृष्टि वो अंदर बनी, फिर जब वो कर्म में आया तब बाहर हुआ प्रोसेस. और कोई भी कर्म बार बार रिपीट किया, वो मेरी आदत बन गई. और सारी मेरी आदतें टुगेदर माय पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व, दिस इज मी. और यही व्यक्तित्व फिर जब हर स्टेप पर जाता है, हर रोल प्ले करता है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, कर्म में जाता है, ऑफिस जाता है, घर जाता है, depending on the personality at every step, then I will create my destiny. मेरा भाग्य, जो अभी तक हम समझते थे कि मेरा भाग्य कहीं और से कंट्रोल होता है, कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है, या भगवान ने पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है. हमारा भाग्य हम खुद निर्माण करते हैं, और अपनी थॉट से आता है. बिल्कुल. थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी. कितना सिंपल है. और जब ये समझ में आ जाता है कि हर जो संकल्प हम कर रहे हैं वो मेरा व्यक्तित्व निर्माण कर रहा है, और जैसा मेरा व्यक्तित्व होगा वो मेरा भाग्य निर्माण करता है. आप देखो, कोई भी स्टेप पे आप उस समय जो डिसीजन लेंगे, आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है. आप किसी से मिले, उनका मूड अच्छा नहीं था, अगर आपकी भी संकल्प उस टाइम नेगेटिव है और आपने भी गुस्सा कर दिया, दूर हो गए, भाग्य बदल गया. अगर आपने उस टाइम उनको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उनसे प्यार से बात कर ली, जुड़ गए, भाग्य परिवर्तन हो गया एक संकल्प से. दिस इज सेल्फ अवेयरनेस. ओके, तो आपने देखा कि ये पूरा जो था, इसका बीज क्या था? विचार से. थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, वृत्ति. एक्शन को हम, एक एक्शन को हम बार बार रिपीट किया, वो हमारी आदत बन जाती है. तो आप अपने अंदर देख लो, मेरे अंदर जो आदतें हैं, ये सब क्या है? बिकॉज हमने उसको कर करके उस टाइम ध्यान नहीं दिया, वो हमारे एटीट्यूड में आ गया, अब वो हमारे एक्शन में आ गया, वो बन गया. इट इज लाइक इस स्टेज तक जो है, इस स्टेज तक ये सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर, इसको चेंज करना आसान है. यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, यहाँ पे ये हार्डवेयर में हो रहा है. अगर आप आईटी लैंग्वेज में समझना है तो ये स्टेज है सॉफ्टवेयर. आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहे हो, ये है इंस्टॉल कर रहे हो. उस टाइम में आपके पास चॉइस है निकालना, मतलब एटीट्यूड को भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. फॉर एग्जांपल
लेट अस से मुझे दारू बहुत पसंद है, एक एटीट्यूड है मेरा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को साला पनिशमेंट दे दो, क्या है क्या नहीं है, मेरे को दारू चाहिए, सुबह भी पीना है। अब ये इसको अगर मैं चेक नहीं किया फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना। हैबिट और जो फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट बार मेरी बेटी ने सिगरेट पिया, अब वो आराम से पी लेती है, इसमें दोनों में फर्क ये है। मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग सभी स्कूटर कार चला लेते हो, जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था तो आप बहुत कॉन्शियसली कर रहे थे, ब्रेक किधर, एक्सीलेटर किधर, उस टाइम आप किसी से बात करो, बोले बात नहीं कर रहा। आज आप मोबाइल फोन भी लेके कर लेते हो, क्योंकि इस काम को कर करके इसका प्रोग्रामिंग हो चुका है कहाँ पे, सबकॉन्शियस में। नाउ वो सब कंट्रोल जो पहले आप कॉन्शियसली करते थे अब वो ऑटोमेटिक हो गया। सबकॉन्शियस इज कॉल्ड ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का मतलब आजकल एरोप्लेन्स है कि वो एल्टीट्यूड पर लाके ऑटो पायलट पर डाल दो और एक आदमी दो को पायलट में से एक सो सकता है, क्यों, अब वो ऑटो मोड में चल रहा है। तो अब मुझे कार चलाते टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से चलता है, जब तक कोई ऐसा सिचुएशन ना आ जाए जो आम जिंदगी में बहुत कम आता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो एक्सीडेंट के टाइम में मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, और जब मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ गलती कर देता हूँ, कभी एक्सीलेटर दबा दिया, ब्रेक की जगह कुछ कर दिया, कभी कुछ हो गया, बिकॉज वो उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। वही चीज अगर कोई रेस ड्राइवर हो, क्रॉस कंट्री ड्राइवर हो, तो वो उसको भी संभाल लेगा, क्योंकि वो ऑटो पायलट पे हो गया। तो झूठ बोला, पहली बार रात को नींद नहीं, आज मैंने अपने पिताजी से झूठ बोला, तो अंदर बड़ी द्वंद चलता है सही गलत का। अगर उसको सही रिजॉल्व कर लिया तो अगले दिन आके बोलेगा पापा सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला, एंड किस्सा खत्म। लेकिन अगर सही तरीके से रिजॉल्व नहीं किया, अगली बार वो उसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 एक एटीट्यूड बन जाएगा, पिताजी को तो ये बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि वो चिल्लाएंगे, वो मार देंगे। पहली बार बोला होगा, लेकिन पहली बार मतलब हो सकता है सिगरेट पे नहीं होगा, किसी और चीज पे होगा, लेकिन आपका रिएक्शन। तो रिलेशनशिप में, संबंध में एक स्टेज के बाद हमें पता है कि मेरे पिताजी का, मेरी वाइफ का, मेरे हस्बैंड का इस चीज के लिए क्या रिएक्शन होगा, एंड क्योंकि मुझे वो पता है क्या रिएक्शन होगा और मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा ही नहीं। इसलिए आज हम छुपाते हैं। अब देखो जो जो चीजें आपने छुपाया हुआ अंदर, क्यों नहीं बोलना चाहते अपनी वाइफ को, क्योंकि बोल सकते नहीं है। क्यों नहीं बोल सकते? अभी अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूँ? मेरा बच्चा अगर फेल हो जाता है, क्यों डरता है वो, क्योंकि फेल हो गया पापा मारेंगे। अगर इसके मन से ये डर निकाल दे तो वो हिम्मत से आके बोल देगा पापा मेरे को नंबर कम मिले। थप्पड़ मार दिया तो उसको पता चल जाएगा कि पापा को ये चीज पसंद नहीं है। 4 बार हो गया, अब वो नहीं बताएंगे। इसका मतलब क्या, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, वो सिगरेट नहीं पी रही, वो गलत काम नहीं कर रही होगी, कर रही होगी, मुझे पता नहीं है, मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है, ये तो मेरी कमी है। गांधारी बन गया। गांधारी पता कौन है? आंख खोलते हुए पट्टी बांध के बैठा हूँ और बड़ा खुश हूँ, कुछ नहीं हो रहा, और जब पता चलेगा बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि जितना भी कड़वा सच हो, अलाउ देम टू स्पीक, अलाउ देम टू स्पीक, सो दैट उसको सही दिशा में, उस तरीके से जिस तरीके से वो आत्मा आपसे रिलेशनशिप चाहती है। एक बच्चा अपने पिता या माता से किस तरह का रिलेशन चाहिए होगा, प्यार का, प्यार से उसको सीख सको। वरना हमारा जो प्यार करने का तरीका है वो तरीका ही नहीं गड़बड़ है। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आप जाके देखो अपने बच्चों से या जैसे भी है, कितना आप क्लोज हो, क्या वो खुल के आपको कुछ भी बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते हैं तो उसकी गलती नहीं है, वो ब्लॉक मैंने क्रिएट किया है। इट्स कॉल्ड इमोशनल ब्लॉक। साइकोलॉजी में से बोलते हैं इमोशनल ब्लॉक। जिस तरह से नानी ब्लॉक हो जाता है उस तरह से हमारे कम्युनिकेशन को हम इमोशनली ब्लॉक कर देते हैं। और एक स्टेज ऐसा आएगा आपको कुछ नहीं बताएगा और ऐसी दुविधा में फंस जाएगा। सबसे ज्यादा माता पिता इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, उनके पास जा नहीं सकता तो किसके पास जाएगा? उस जगह जाएगा जहां पे उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा। एक्सेप्टेंस मतलब उसको जो एक्सेप्ट करेंगे। कौन एक्सेप्ट करेंगे? उसके दोस्त। क्या उन दोस्तों में उतनी काबिलियत है जो एक माता पिता गाइड करने का? वो नहीं है। तो उनका भी एम अच्छा होगा, करने का एम तो अच्छा हेल्प करना, लेकिन उनकी काबिलियत नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम हो गया कोई बात नहीं, चल हम चलते हैं अबॉर्शन कराते हैं। बच्चे जाते हैं अबॉर्शन कराने के लिए ना। मेरी वाइफ आज नहीं है, मैं और हम दोनों काउंसलर्स हैं, हम बहुत सारे इन चीजों में वी वर इन्वॉल्व। सो आई हैव सीन सच किड्स जो बोलते हैं मैं अपने माँ बाप को दुख देने के लिए ये करता हूँ। बोला क्यों? उन्होंने मेरे लिए क्या दिया? क्यों भैया, गाड़ी बंगला मोटरसाइकिल सब तो दिया, वो नहीं चाहिए मुझे, तो वो चाहिए जो मिला ही नहीं। समझे क्या बोल रहा हूँ? अब बच्चा अपने माँ बाप को दुख देने के लिए कर रहा है,
पूछा क्यों? तुम ये छोड़ सकते, तुम क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ने को एक दिन में छोड़ दूंगा, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? मैं जब उन्हें दर्द में देखता हूं तो मुझे अंदर व्हाट इज दिस रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है ये? सच का सामना देखा है ना? एक वाइफ से पूछा, क्या आपने कभी अपने हस्बैंड का मर्डर करने का सोचा है? उसको प्राइस मनी चाहिए था। यस। पता भी नहीं है, 2 घर में रह रहे हैं, सोचा। एक सार्जेंट था एयरफोर्स का, हम सब भी करते हैं। ही वाज ए फाइटर प्लेन का फिटर था, तो फौज छोड़ दिया था, एयरफोर्स छोड़ दिया था। ही वाज डूइंग वेरी वेल, कोई कंपनी का बड़ा अच्छा पोजीशन पे था। तो उससे पूछा, जब आप एयरफोर्स के लाइफ में थे, आप पायलट थे, आपके पास काम का प्रेशर होता था? हाँ होता था। क्या कभी आपने बिना टेक्निकल टेस्टिंग किए हुए साइन किया हुआ? किया। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर में आता था, कौन करेगा, साइन कर देते। आपको पता उसका? पता था। इट्स अ चॉइस। हवाई जहाज उड़ रहा है, साइन कर दिया। क्यों? समझ क्या बोल रहा हूँ? सो अगर हमें लगता है कि हम जिम्मेवार नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है, तो हम जिम्मेवार हैं। इट्स आवर चॉइस। अभी अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूँ? सो इट्स बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्ग्रुएंस इन कम्युनिकेशन। कॉन्ग्रुएंस का मतलब जो अंदर सोचते हो वही बाहर बोलना है और वही करना है, वरना इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाता है। इनकॉन्ग्रुएंस मतलब हम बोलते कुछ है, कथनी और कृति को जोड़ना पड़ेगा, वरना हम 2 मुंह वाले सांप हो जाएंगे। और आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जानते हैं ना आप क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर बीज ये है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे ये एक बीज हमको क्या भी दे सकता है ना? और आज एक बड़ा चलता है बी पॉजिटिव है, बड़े सब सकारात्मक। आज के पता नहीं पर्सनैलिटी क्लासेस मैं भी बहुत सारे जाके अटेंड किया हुआ, मैंने भी किया, बट मेरे को लगता है वहां पे बी पॉजिटिव क्या है, जैसे पहले गिफ्ट पेपर दिखाया था, है ना? गिफ्ट पेपर को अच्छा बनाना सिखाते हैं वहां पे। मैं भी बहुत कॉर्पोरेट क्लासेस वगैरह अटेंड किया हुआ, मैं लेता भी हूँ, बट मेरे को उनका जमता नहीं है। इट इज लाइक मेरा ये लकड़ी का दरवाजा है, अंदर से दीमक लगा हुआ है, पता चल रहा है गड़बड़ हो रहा है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, आज की पर्सनालिटी क्लासेस, मैं एसएसबी के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे को नजदीक से जानते हैं। और वो तो जो बाहर जो तरीका वो क्या है, दरवाजा अंदर से दीमक लगा, अरे यार कोई नहीं, उसको अंदर तो कौन ठीक करे, तो अच्छा पेंट मार। क्या लोहे पे गोल्डन पेंट मारने से वो गोल्ड कॉइन बन जाता है? ये कौन सा ट्रेनिंग? ये आज समाज का ट्रेनिंग है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू इंटीग्रेट नहीं किया। हमारे परवरिश में छतरी पकड़ के बच्चों को पाला हमने, कुकून से स्ट्रगल करने के लिए नहीं दिया उनको। और जब बच्चे मिसफिट हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं जब बेटा पर्सनालिटी ट्रेनिंग के लिए चले जाओ। वहां पे क्या करता हूं मैं, अंदर सड़ा हुआ सेब है, बाहर से रैपिंग बदल देता हूं। आपको रैपिंग चाहिए या अंदर का गिफ्ट चाहिए? नारियल का खोखा चाहिए या नारियल पानी चाहिए? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये बी पॉजिटिव क्या है? सो अभी थॉट के बारे में, सॉरी थोड़ी देर के लिए हम अपने इस थॉट के ऊपर ही बात करते हैं। मेटाकॉग्निशन एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान का टर्म है। इसका मतलब है अपने ही सोच के बारे में सोचना। ये पूरे उसमें वही कर रहा था, आपसे अपने बारे में सुनवा रहा था ना। सो मेटाकॉग्निशन मतलब अपने ही सोच के बारे में सोचना। कितने टाइप के थॉट्स होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सबको पता है ना? चलो आज थोड़ा गहराई में देखते हैं ना। देयर आर एक्चुअली 7 टाइप्स ऑफ थॉट्स। पॉजिटिव नेगेटिव तो बड़ा आसान है ना, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। और हमने देखा 60,000 टाइप के हमारे एक दिन में एवरेज, अगर कोई प्रेशर में नहीं होते तो 60,000 से ज्यादा थॉट्स है। तो जरा हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में भी क्लासिफाई करना तो आप जरा देख लो क्या क्या किया। चलो उसको एक इंसिडेंट से जोड़ता हूँ। हमारे भाई चौहान का डेथ हुआ, हमारा उसके लिए क्या प्रतिक्रिया था, बहुत कथनी कृति और उसके बाद उसका जो भी होता, क्या वो अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव से चेक कर लेना। एक उदाहरण के तौर पे ये हमारे में से एक, मैं भी यहाँ पे लेट सकता हूँ, आप भी लेट सकते हो, किसका पास रिटर्न टिकट है कोई पता है? नहीं पता। तो जरा अपने आप को देखो, जब वो हुआ मेरे मन में उसके लिए या क्या क्या विचार आए, उसको उस इवेंट को मैंने कैसे लिया, उसके लिए क्या सोचा, क्या भावनाएं किया, और उस सिचुएशन को मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया। उसी से अपने अंदर झांक सकते हो और उससे आप अपना क्वालिफाई कर लो। कितने आदमियों ने, मेरे को तो पता भी नहीं चला, और पता चलने के बाद मैंने क्या किया, चेक कर सकते हो। समझ लो क्या बोल रहा हूँ?
सो 7 टाइप्स ऑफ थॉट. पहला है टॉक्सिक थॉट, नेक्स्ट नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, यूजफुल थॉट्स, राइट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स एंड एलिवेटेड थॉट्स. ये 7 तरह के हैं. एक और है 8वां, लेकिन वो नॉर्मल थॉट से अलग है, तो उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया. दैट समटाइम्स कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा. सो ये 8 टाइप के विचार है. तो क्विकली मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा ये क्या है. और जिस तरह के हम प्रेडोमिनेंटली अपनी सोच बना के रखते हैं, उस टाइप को हम मैग्नेट की तरह उस सिचुएशन को खींचते हैं. समझ लो क्या बोल रहा हूं? जिस टाइप का हम मैक्सिमम थॉट्स क्रिएट करते हैं, उस टाइप का सिचुएशन को हम एक्चुअली अपने साइड को खींच सकते हैं. टॉक्सिक थॉट, इसको बोलते हैं जहरीले विचार. जहरीले विचार, टॉक्सिक थॉट्स वो थॉट्स हैं जो कि बहुत गुस्से के, एंगर के, हेट्रेड के, डीप एंजाइटी, एक ऐसा विचार जिसमें लगता है कि मैं तो किसी काबिल नहीं, निकम्मा हूं, डिप्रेशन के थॉट्स. ये सब जो है एक्चुअली पॉइजनस थॉट्स है. हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में 900 केमिकल्स होते हैं. तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोला था ना, केमिकल का लोचा हो गया. तो एक्चुअली केमिकल का लोचा जब हो जाता है तो हमारा बॉडी का फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन गलत हो जाता है. तो उसमें 3 केमिकल का नाम नेट में मारना. एक है एड्रेनालिन, एक है नॉर एड्रेनालिन और एक है कॉर्टिसोल. ये तीनों ब्रेन सीक्रेट करता है अलग अलग परिस्थिति में, और ये तीनों पॉइजनस है. एक टाइम में इसकी जरूरत थी जब आदमी जंगल में रहता था, क्योंकि उस टाइम सर्वाइवल का सवाल था. तो एक जानवर आगे, कोई दूसरा आदमी आके मारते, उसको बचने के लिए इनका सीक्रेशन होता था, ताकि हमारे में भी वो जानवर वृत्ति बाहर आ जाए और हम अपना बचाव कर पाए. और आज भी ये सीक्रेट, मतलब हम इवॉल्व तो हो गए, जंगल से आज यहाँ आ गए, लेकिन वो केमिकल आज भी अंदर है. और क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, वो कभी कभी सीक्रेट हो जाता है और हमारे अंदर का जानवर बाहर आ जाता है. और जब हमारे अंदर का जानवर बाहर आ जाता है, तो आप न्यूज़पेपर देख लो क्या क्या होता है. पिताजी अपनी बेटी को साला रेप कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है. जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो भी मेरा. ये आज का समाज का सच है. जो मेरा वो तो मेरा, जो तेरा वो भी मेरा. समझ गए क्या बोलते हैं? रावण बाहर आ जाता है. सो ये वो तो हो गया एग्रेशन वाले. वही डिप्रेशन में अगर नेगेटिवली हो गया तो साला जो परिस्थिति है वो छोटा सा होगा, लेकिन ना उसको ना सॉल्व करके मैंने सोल्यूशन क्या ढूंढा, अपने आप को पंखे से लटका लो. ये कौन सा सोल्यूशन है? ये कौन सा सोच है? आप समझ लो क्या बोलता पॉइजनस. जो अपने आप को मारने की शक्ति रखता है, क्या वो परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकता? है ना? तो ये वो है जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं. इसके बहुत सारे उदाहरण हैं. दिल्ली में एक लेवल क्रॉसिंग में एक नया गाड़ी में एक बंदा जा रहा था, अच्छा गाड़ी, पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आया, स्कूटर से ब्रेक मारा, रुका, लेकिन जाके बम्पर में टच हो गया. ये बंदा बाहर आया, बोला दिखता नहीं है क्या, गाड़ी में मार दिया. कहाँ मारा भैया? वो मेरे से बात करता, मेरी नई गाड़ी में साला स्क्रैच आ गया, पिस्तौल अंदर से निकाला, ठका, खत्म. नो वन किल जेसिका मूवी देखा? लड़की ने बोला भैया टाइम खत्म हो गया, समझ में नहीं आता. समझ में? तू मेरे से बोला, ये ठका. ये सच है आज का समाज का. वो भी एक विचार से शुरू होता है ना. ये आपके इसका जो रूट्स है, ये जो है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन चीजों से इसका गंगोत्री है, यहां से ये आता है. तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने में आपका सुख है, वो भी एक नीड समझ में आता है. नीड मतलब जरूरत. लेकिन जब नीड हद से बढ़ जाए तो ग्रीड बन जाता है. तब हम आदर्श करते हैं, तब हम बड़े बड़े घोटाला करते हैं. अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हम तब घोटाला करते हैं. है ना? और जब ये संबंध में जब नेगेटिव थॉट्स आ जाए या टॉक्सिक थॉट्स आ जाए, सॉरी नेगेटिव में आ जाए, ओके, नेगेटिव थॉट्स चल रहा है. नेगेटिव और टॉक्सिक में फर्क यह है कि टॉक्सिक थॉट का जो आउटब्रस्ट है वो बहुत खतरनाक तरीके से बाहर आता है ना. एक और इंसिडेंट बताता हूँ. अभी दिल्ली का एक माँ अपने बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को, एक्चुअली दिल्ली में का इंसिडेंट है, पढ़ा रही थी, किचन में बैठ के बगल में सब्जी काट रही थी. रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, हर दिन किच पिच. बच्चा बदमाशी कर रहा था, पढ़ नहीं पढ़ रहा, पढ़ कुछ करा, फिर मस्ती. उतना गुस्सा आ गया उसको कि उसने चाकू उसके पेट में मार दिया. उसके बाद आई ये क्या कर दिया? क्या ये इसलिए मारा क्योंकि उससे प्यार नहीं करती थी? प्यार करती थी, लेकिन वो जो टॉक्सिक थॉट एक्टिवेट हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाए, इंटेलेक्ट बाईपास हो गया,
तो हमने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसा होता है अपने रिलेशनशिप में, फौज में, पहले हम कर देते फिर बोलते यार ये क्या कर दिया, वो है आपके साथ। और जब भी हम गुस्सा, जब भी हमें ईर्ष्या, जब भी हमें हेट्रेड, ये सब आता है, उस टाइम हम एक्शन पहले कर देते हैं और बाद में बोलते ये क्या कर दिया। होता है कि नहीं? कभी कभी हम बोलते भी नहीं है, क्यों? अंदर पता गलती हो गया, वो क्यों? अब अहंकार आ गया, अहम, ईगो। जिस पेड़ में फल लगता है झुकता है। तो नेगेटिव थॉट्स अगर बहुत ज्यादा अपने जीवन में हम बहुत ज्यादा इसको क्रिएट करते हैं तो ये संबंधों को हर जगह डिस्टर्बेंस करता रहता है, और इससे हम एक्चुअली अपना ही सेल्फ रेस्पेक्ट जो है खो देते हैं, है ना? अगर मैं अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करता तो मैं किस बेस पे आपसे बोलूं तुम मुझे क्यों नहीं सैल्यूट मारा? सैल्यूट आप मेरे को इसके लिए मार रहे हो, लेकिन मेरा जो रिलेशनशिप है आपका वो इसके आधार पे नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए सोच के आधार पे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे? ये तो है ही है, ये तो सरकार ने दिया, ये तो कल आज है कल को उखड़ सकता है, बट रेस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं है, पहले दो ऑटोमेटिक उधर से आएगा। और देने के लिए कॉन्ग्रुएंस बहुत जरूरी है कि अंदर जो बाहर वो, अगर अंदर कुछ बाहर वो, खोखलापन 2 मिनट में बच्चे पकड़ लेते, पापा मुझे पता आपको गुस्सा आ रहा, आप ऐसे ही बोल रहे हो, नहीं करते बच्चे। मेरा बेटा तो बहुत, बेटी तो एकदम पकड़ लेती, तो सुन के इतना शार्प हो गए, पापा मुझे पता आप अंदर से इरिटेट हो। तेरे को कैसे पता? पता पापा आपका फेस सब चेंज हो रहा है, मुंह से बोल रहे हो, ठीक है ना? वेस्ट थॉट्स, फालतू विचार, है ना? ये बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, शरीर बैठा हुआ है, क्या इसका मन भी यहाँ पे बैठा हुआ है? बर्फी, आज क्या क्या मम्मी बना रही है, खूब खाऊंगी ना? शाम को बैडमिंटन खेलना जरूरी है, लेकिन अभी खेलना जरूरी है ना? और आजकल एक बहुत बड़ा बीमारी जो आजकल के बच्चों को है वो है क्या? क्या ये बच्चों को नहीं है, आजकल बच्चों के पेरेंट्स को भी ये बीमारी लगी, अनफॉर्चुनेटली। झांक के देखना मैं क्या बोलूं, मैं इसको एलॉबरेट नहीं करूंगा। सो बेस थॉट्स वो थॉट्स है जिसमें कुछ मतलब नहीं है, फालतू के जबरदस्ती के वो है, बट इट ड्रेन्स योर एनर्जी, ये आपका बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है। आपका बच्चा कितने घंटे बैठता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कितनी एकाग्रता के साथ बैठता है उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आपने उसको बैठाना है, भले 1 घंटा बैठाओ, लेकिन इंश्योर करो कि एकदम वो कॉन्वेक्स लेंस से, जैसे वो सूरज को किरणें नहीं इकट्ठा कर देता, उस तरह से आधा घंटा कर ले तो 6 घंटे का आउटपुट आधा घंटे में निकाल के दे देगा। आप 6 घंटे शरीर को बैठा देगा, मन कुछ और कर रहा हो। नेसेसरी थॉट्स वो है जो कर्मों से रिलेटेड है, जो आपको काम कर, जैसे अभी आप ऑफिस जाना है, मेरे को ये करना है, लेटर टाइप करना है, कोई अगर मेस में है तो मेरे को भी सब्जी काटना है, ये काम से रिलेटेड। बट इसको भी अगर जरूरत से ज्यादा सोचे कि ये भी फालतू का, कि मैं सब्जी क्या बनाऊंगा, आज आलू बनाऊं, टिंडा बनाऊं, उसी में लगा दिया पूरा दिन। नेक्स्ट है राइट थॉट्स। राइट थॉट का मतलब है जीवन में परिस्थिति पहले भी आया था, अब भी आएगा, आगे भी आएगा। सो परिस्थिति तो आएगा ही आएगा, परिस्थिति जो है जैसा है उसको उतना ही समझो, उसको बड़ा नहीं करना ना, राई का पहाड़ नहीं बनाना। आपने देखा होगा अपने निजी व्यक्तिगत जीवन में भी और ऑफिस लाइफ में भी, कभी कभी कोई छोटी सी बात का पतंगड़ बना देते हैं। अरे बात क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन साला ऐसा उठा दिया और पूरा फिर माहौल बिगाड़ दिया। होता कि नहीं है? ये नहीं करना। तो राइट थॉट्स के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि रॉन्ग थॉट्स क्या है। एक्चुअली 10 रॉन्ग थॉट्स है। इट इज लाइक जैसे कभी म्यूजियम में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे अलग अलग टाइप के शीशे होते हैं, टेढ़े मेढ़े, उसमें खड़े हो जाओ तो अपना शरीर जो बिल्कुल गोल मोल दिखता है, देखा है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो क्या हम वैसे हैं? ऐसे नहीं है। तो परिस्थिति भी उतना नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं, वो हमारे ऊपर है कि उसको कितना बनाना है। तो राइट, पहले हम रॉन्ग थॉट्स क्या देख लेते हैं ताकि उसकी समझ आ जाए, तो अब हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसको हमने राइट कैसे बनाना है या क्या है।
पहला है मैग्नीफाइंग। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेने से क्या हो जाता है, एकदम बड़ा कर देते हैं। तो जो है वो उतना ही है। मैं खुद अपने जीवन में एक परिस्थिति से जा रहा हूँ, अगर मैं उसको बड़ा कर दूं तो इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं उसके नीचे दब जाऊंगा, फिर उठ नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो जो है उतना है, अब आगे देखो क्या है। तो आपका अप्रोच शुड बी टू फाइंड अ सॉल्यूशन, नॉट टू मैग्नीफाई दी प्रॉब्लम। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? और अगर प्रॉब्लम को मैं मैग्नीफाई कर दूं, मैं या आप, तो क्या होगा, जो है वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट इज ऑल और नन। या तो मुझे पूरा चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। जीवन में कुछ भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? कोई तो होता नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, सारा मेरे को 100% चाहिए। जीवन में कुछ भी 100% नहीं होगा। इट इज ऑल शेड्स ऑफ ग्रे। जंपिंग टू कंक्लूजन। कुछ इंसिडेंट हुआ, पूरा समझा नहीं, आपने डिसाइड कर लिया क्या है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, लेबर यूनियन, पता ना, लेबर लीडर, उसको हमेशा पंगे से जोड़ते हैं। तो एक मैनेजर साहब थे, तो उन्होंने देखा उनका लेबर यूनियन वाला लीडर आ रहा है, तो उसको आते ही सोच लिया कि इसने साला कुछ पंगा करने आ रहा है, कुछ ना कुछ डिमांड रखेगा, पंगा करेगा, है ना। आपने देखा होगा गुड़गांव में जाके क्या हुआ, उन्होंने साला मारुति वाले को मार दिया, है ना। तो उसको देखते ही बोला पंगा होगा, तो उसने अपना राणा को बोला, उसको बता दे मीटिंग में जा रहा हूँ। मतलब 3-4 दिन तक टरकाता रहा, उसके बाद दिखाई नहीं। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद अचानक ही कुदरती वो आमने सामने टकरा गए। तो अभी मैनेजर साहब ने बोला, भैया क्या हो गया, आप आए थे, आप मैं तो मिल नहीं पाया, मैं बिजी था। तो बोला नहीं हो गया, काम हो गया। 2-3 बार पूछा, वो टरकाता बोलता रहे, नहीं हो गया, अरे कुछ तो बताओ। तो उसने बोला, नहीं मैं तो एक्चुअली मेरी बेटी की शादी थी, मैं तो आपको कार्ड देने आया। तो लेबर यूनियन लीडर पंगा, कार्ड ले लेता, 10 मिनट चला जाता तो बहुत अच्छे संबंध हो जाते, अगला इशू को बड़ा प्यार से कर सकते थे। लेकिन सोच में क्या था, ये साला पंगा करने है ना। हमारे यहाँ पे भी कोई बंदे होते, जैसे वो स्टाफ परेड में आते हैं, साहब से मिलना, सोच पाए पंगा वहां लेके आया, क्योंकि उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। हो सकता है वो कार्ड देने आया, नहीं होता है। ऑलवेज विथ मी, साला हर बार मेरे साथ ही क्यों हुआ? नो, हर बार आपके साथ नहीं होता, सिर्फ आप ध्यान नहीं देते कि दूसरों के साथ भी हुआ है। चौहान का कल डेथ हुआ, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो चौहान का है ना, मेरा नंबर आएगा तब मैं चिल्लाऊंगा, वो मुझे ध्यान नहीं देता। जरा झांको, आपके साथ ही नहीं है, मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है। कुछ का दिखता है, कुछ का दिखता नहीं, लेकिन सबके साथ हो रहा है। सिर्फ हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम दूसरों को दर्द को, तो हमारी कमी है। मैं ही क्यों, इसके साथ क्यों नहीं हुआ, ट्रांसफर कर दो, साला मेरे को क्यों, इसको क्यों नहीं। समझ रहे हो? सौरभ गांगुली को कैंसर हो गया था, अगर वो भगवान से बोला, भगवान मुझे क्यों दिया, इतने लोग थे, 100 करोड़ थे, किसी को भी दे देते। उसी 100 करोड़ में से एक सौरभ गांगुली को चुना था भगवान ने। उस टाइम उसने नहीं बोला, भगवान मुझे क्यों नहीं, बाबू को ले जाओ क्रिकेटर बना लो, उस टाइम तो बोला नहीं। समझे क्या बोल रहा हूँ? सो वाई मी नहीं, भगवान में इतनी शक्ति रखो अपने में कि भगवान ट्राई मी, मुझे ट्राई करो भगवान, मेरे को दो। इतनी शक्ति अपने अंदर, अपने बच्चों में, अपने संबंध में लाओ कि कुछ भी बाहर का जो है वो आपको हिला ना पाए। ढूंढते हैं नेगेटिविटी, चांद में भी भेज दो, साला दाग ढूंढते हैं, ये आदत है किसी किसी की। समझ रहे? आप अपने परिवार में देख लेना, जहाँ पे मतलब उनको कुछ भी दे दो, वो उनको कुछ भी नहीं ढूंढते, वो तो ढूंढते कहाँ पे गड़बड़ है। वो आदत है, वो वायरिंग ऐसा क्यों, तो चेक कर लो। अगर आपका वायरिंग ऐसा है तो उसको जरा चेंज करो, क्योंकि तकलीफ में है लोग। किसी घटना को जबरदस्ती भुलाना, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक बहुत पता आप लोगों को, मैं इसको जबरदस्ती नहीं भुला सकता, क्योंकि जबरदस्ती भुलाने का मतलब है पहले मुझे उसको याद करना पड़ेगा, फिर ही तो जबरदस्ती भुलाऊंगा। यानी मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? आप लोगों को बिहार में, उनका नाम भूल गया, एक क्रिश्चियन मिशनरीज थे, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, जिंदा जला दिया था उस पत्नी के सामने, उसके हस्बैंड और वाइफ को। पता है बात? उड़ीसा में। क्या नाम उनका?
नहीं उनको जला दिया था। एनीवे मेरे को नाम भूल गया, समझ गए। पत्नी के सामने, कृष्ण मिशनरी थे उड़ीसा में, पत्नी के सामने 2 छोटे बच्चे 7 साल का और 5 साल का बच्चा और उसका हस्बैंड को जीप में बंद करके जिंदा जला दिया। वो लोग उन्हीं की सेवा करते थे। 1 साल के बाद वो लेडी वहीं रही, गई नहीं वापस, और उनसे पूछा कि भैया आप लोग 1 साल हो गए, आपको मन में अभी क्या भावना है? बोले क्या बात था उस घटना का? बोला कौन सी घटना? मैंने तो उन लोगों को उसी दिन माफ कर दिया। मैंने तो उन लोगों को उसी दिन माफ कर दिया था। मैं तो उन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ आज भी। माफ करने में भी बड़ी शक्ति होनी चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो किसी भी परिस्थिति आएंगी, उसको इतना मत पकड़ के रखो कि वो अंदर बदबू मारना शुरू कर दे। जैसे आपके पत्नी किचन में कचरा डालती है ना, हर दिन साफ करती है। वो क्यों हर दिन साफ करती है? 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर करो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बदबू आएगा। तो उसी तरह से इन चीजों को पकड़ के मत रखो। हो गया उस पर बिंदु लगा दो। क्वेश्चन मार्क लगाओगे बहुत टेढ़ा है, देखा? बिंदु लगाओ, बहुत आसान है। आगे बढ़ो, वरना ये बदबू मारेगा और मारता है। इसलिए लोग छुट्टी जाते हैं, कुछ हुआ कुछ करके आए, किसी को मार दे, किसी को कुछ कर दे। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत जरूरी है कि हमें क्षमा करना, अपने को भी क्षमा करो और दूसरों को भी क्षमा करना। ये बहुत बड़ा एक पावरफुल टूल है अपने पास। डिस्क्वालिफाइंग द गुड। अच्छा बहुत कुछ हो रहा है लेकिन वो दिखता ही नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे एक बार लेडीज मीट में बहुत अच्छा सुंदर साड़ी पहन के एक लेडी आई, तो सबने उनको बहुत बोला कि बहुत अच्छा साड़ी है, कहाँ से लाए, क्या है ना। तो वो बोले नहीं आपको अच्छा लग रहा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोला क्यों? नहीं बस मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों? इतना अच्छा तो है, कहाँ से लाए? हम भी लाएंगे। नहीं मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये मेरी सास ने दिया। कारण देखो। तो हमें भी जीवन में बहुत कुछ मिलता है लेकिन हम दिखता नहीं है क्योंकि हमारी आंखें अंधारे वाली बन गई। लेबलिंग, पर्ची चिपका देते हैं, ये तो निकम्मा है, मेरा बेटा तो निकम्मा, उसको साथ देखो कितना अच्छा होनहार है। ये कभी नहीं करना, कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करने का मतलब आप उसकी इज्जत उतार दो। ना अपने आप को करना, ना किसी दूसरे को, तुलना नहीं करना। मेरा कंपटीशन मेरे साथ, आज मैं जो हूं उससे मैंने अपने आप को उठाना, ना कि इसके लेवल से। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? इसके लेवल से, किसी और के लेवल से करने का मतलब है कि मैं अपने जीवन की गाड़ी का कंट्रोल उसको पकड़ा रहा हूं। वो टेढ़ा मेढ़ा चलाएगा, मेरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। नहीं, मेरी जीवन की गाड़ी मेरे हाथ में, मेरा स्पीड मेरी मर्जी से और मेरा इंप्रूवमेंट मेरे लेवल से। आज मैं इधर हूं, मैंने अपने आप को इतना उठाना है। रेफरेंस मेरा ही होना चाहिए, ना कि बगल वाले बच्चे का या उसकी बीवी अच्छी, मेरी बीवी अच्छी नहीं। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? सो कभी इस तरह का तुलना नहीं करना। और जब एक बार चिप्पी लगा देते हैं और वो परमानेंट हो जाता है, तो मान लो बच्चा है या कोई आप कोई लेट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा लेट आता हूँ ऑफिस में, बट आज मैंने सोच लिया आज से मैं हमेशा टाइम पे आऊंगा। तो टाइम पे आया तो बोले अरे आज चांद सूरज वहां से निकला, यहाँ से निकला, तो गलती से आ गया। 3-4 दिन आगे बोला देखते कब तक चलता है। लेबल है, लेबल मत लगाना। लास्ट इज फ्लाई मेंटालिटी, है ना। कुछ मक्खियों की एक प्रजाति होती है, साला जिलेबी में रख दो साइड में 10 kg और गंद रख दो, वो उड़ के जाके गंद पे बैठता। नहीं, मैंने कुछ ऐसे एक्चुअली फौजी लड़कों को काउंसलिंग किया था, पता ही नहीं चलता ये क्यों ऐसा सोचता है। उसको लगता है मेरी माँ मेरे खिलाफ, मेरी ये खिलाफ, जबकि देखो तो कुछ नहीं, बट अंदर का फायरिंग गड़बड़। मतलब उसको लगता है कि सब मेरे अगेंस्ट में, सब चीज को शक की नजर से देखना। कैसे एक रिलेशनशिप में जाएगा? समझ में आ रहा क्या बोलो? नो है पॉजिटिव थॉट्स, आपने नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट्स वो थॉट्स हैं जिसमें ये सद्गुणों के ऊपर आधारित है। इसमें आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नहीं होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेन में जा रहे हो, एक अकेली लड़की बैठी हुई है, सोचो नॉर्मली फौजी के दिमाग में किस टाइप की सोच आती है। अब मान लो वही आपकी बेटी हो, तब कैसा आएगा? आज आपकी बेटी भी पढ़ रही है, मेरी बेटी भी पढ़ेगी,
ना, अकेली बैठी हूँ, समझ लो क्या बोला। आज मैं बोलता हूँ बेटा वहाँ से शाम को मत आना, क्यों, कौन आया, शेर है वहाँ पे, नहीं मैं हूँ, मेरे अंदर का जानवर के साथ में आया। यह समाज का सच है। तो पॉजिटिव थॉट्स वो है जो हर परिस्थिति में, परिस्थिति जितना है उतना ही समझता है। ऐसा बात नहीं कि वो अवॉइड करता है, बट उसको मैग्नीफाई नहीं करता है और उसका समाधान देखता है। सॉल्यूशंस क्या है, उसके साथ अटैच नहीं हो जाता, दर्द को पकड़ के नहीं रहता है ना। सपोज ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, आप इसको अगर पकड़ लोगे तो ये परिस्थिति हिलेगा, आप भी हिल जाओगे। इससे डिटैच होना पड़ेगा, आपको दूर से देखना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा कि आप आगे क्या करना है। इसमें पकड़ लोगे तो इसके नीचे दब जाओगे। समझ लो क्या बोल रहा हूं? सो पॉजिटिव थॉट जो है ये हर परिस्थिति का, हर कितनी भी विकट परिस्थिति हो, इसमें बेनिफिट ही ढूंढता है कि इससे आगे क्या होगा, आगे क्या अच्छा हो। एग्जाम्पल देता हूँ, सही एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल। यूरोप का कोई कंट्री का एक बंदा था, बिजनेसमैन, बड़ा अच्छा बिजनेस और बड़ा अच्छा वो सब किया, तो उसको यूएनओ में कोई प्राइज मिलना था। उसको लेटर वेटर आ गया, 3-4 महीने उसने अपना एयर टिकट बुक करा दिया, सब कुछ करा दिया, दुनिया को बता दिया क्योंकि यूएनओ का प्राइज मिल रहा है, पार्टी पुटी भी दे दिया। जिस दिन वो एयरपोर्ट जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांग टूट गया, दोनों टांग टूट गया। सिचुएशन देखने से नेगेटिव, ओके, गालियां दे, साला क्या है, एक टांग भी टूट गया था, पट्टी बांध के चला था, जो भी होता नहीं जा पाया, हॉस्पिटल पहुंच गया, गालियों पे ग्वाल लिया। क्यों? क्योंकि उस सिर्फ उस घटना को देख रहा कि मेरा मेडल चला गया, जो भी था, यूएनओ जाने का मौका। पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, टीवी ऑन कर रहा था, सडनली देखा न्यूज, जिस प्लेन में वो जा रहा था वो क्रैश हो गया। समझे क्या बोलो? जिस प्लेन में वो जा रहा था वो क्रैश हो गया। अगर उसका एक्सीडेंट नहीं होता, दोनों टांग नहीं टूटता, तो वो भी प्लेन में होता, तो क्रैश होता तो प्लेन नीचे, वो नीचे नहीं, वो ऊपर, शरीर नीचे। एकदम उस इंसिडेंट ने उसका सोच को पलटी मार दिया, लेकिन उससे पहले समझ में नहीं आया, उससे पहले उसे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसी तरह से आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साला क्या करना है। तो घबराना नहीं, परिस्थिति से डिटैच होकर उसको देखना है। जब तक वो नहीं कर पाएंगे, हमें वो शक्ति नहीं आएगी उसको। और ये शक्ति बच्चों को भी देना, क्योंकि उनके जीवन में हमसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियां हैं, नहीं आएगा। पिछले 100 वर्षों में जो टेक्नोलॉजी ने परिवर्तन किया है, वो पिछले 15,000 साल में नहीं हुआ। आज से 10-15 साल पहले देखो तो साल लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल था ही नहीं। और आज हमारे बच्चे इसके बिना रह नहीं सकते। हमारे बच्चे छोड़ो, हम पता नहीं क्या क्या करते रहते, नहीं करते। एक दिन अगर ये मोबाइल खराब हो जाए तो बच्चे तिल मिलाना शुरू हो जाते हैं। बच्चे क्या, कुछ हम में भी ऐसे हो गए, नेट के बिना चलता नहीं है, जब तक हमारा पीसी लैन में नहीं होगा चलता नहीं। ये सब परिवर्तन पिछले 100 साल में हुआ। जिस स्पीड से ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो आज आप अपने बच्चों को जरा रखो और उस टाइम का समाज को देखो। अगर ये अंदर से हम मजबूत नहीं बनाएंगे इन बच्चों को, तो ये टूट जाएंगे। समझ में आ रहा क्या बोलो? नेक्स्ट इज एलिवेटेड थॉट्स। ये पॉजिटिव से भी ऊपर है। एलिवेटेड थॉट में ये है, ह्यूमन बीइंग सुना आपने ना? हम सबको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना? तो ह्यूमन बीइंग में 2 शब्द है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन जो है फिजिकल एंटिटी, मेरा शरीर, इट्स अ फिजिकल एंटिटी, इसको आप महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, तो ये सब ह्यूमन एलिमेंट है। लेकिन जो बीइंग है ये मेटाफिजिकल है, ये आत्मा के गुण वाले बात करते हैं, है ना? तो बीइंग का मतलब है मेटाफिजिकल एंटिटी, जिसको कि हर धर्म अपने अपने उसमें बोलता है। हिंदू धर्म में बोलते हैं कि हमारे अंदर आत्मा का निवास है, ऑल दैट। अगर वो मान ले थोड़ी देर के लिए सच है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर एक आत्मा का गुण है या भगवान का एक अंश है, आपके अंदर भी एक भगवान का अंश है। और जब मैं आपसे मिलता हूं तो आपके शरीर से नहीं मिल रहा, ये भगवान का अंश आपके भगवान के अंश से मिल रहा है, तो मेरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूं या आप ब्रिगेडियर हो, क्योंकि ये तो मेरा रोल है। जैसा अमिताभ बच्चन बहुत सारे रोल प्ले करता है, बट अमिताभ बच्चन ना तो पुलिस है ना पुलिस इंस्पेक्टर है। अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन है। तो आप रोल अपना प्ले कर रहे हो, मैं अपना प्ले कर रहा हूँ, लेकिन जब हम इंटरैक्ट करते हैं, 2 आत्माओं का इंटरैक्शन है।
इट्स वेरी वेरी एलिवेटेड थॉट। समझ आ रहा? जब हम नमस्ते करते हैं, बड़ा अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है हिंदू धर्म में कि नमस्ते का मतलब है द एलिमेंट ऑफ गॉड इन मी बोस बिफोर द एलिमेंट ऑफ गॉड इन यू। मेरे अंदर का भगवान का अंश आपके भगवान के अंश के सामने अपना मस्तक झुकाता है। जब इस सोच से हम काम करेंगे तब हमारे अंदर सारे विकार जो है ये सब नहीं रहेगा। तब हमको मतलब नहीं रहता कि मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से छोटी क्यों। समझ में आ रहा क्या बोलो? तब हम बहुत सेटिस्फाइड रहना सीखेंगे जो भी है। तब हमें फर्क नहीं पड़ता मोबाइल फोन चाहिए क्योंकि आज का जरूरत है, बट मोबाइल फोन ब्लैकबेरी चाहिए वो नहीं। पिंपरी चिंचवड में एक बच्चे ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसके पिताजी ने उसको बोला कि बेटा ये टीवी देखना बंद करो, तो 3 घंटे से देख लो, जाके मम्मी को हेल्प करो किचन में। मम्मी को हेल्प मैं, वो अंदर जाके फांसी लगा दिया। ये आपको पता, पेपर में पढ़ा? दिवाली के दिन में एक 11 साल के बच्चे ने इसलिए सुसाइड किया कि उसके फादर से उसका कुछ पिट हो गया। उसने बोला तुमको नया एड्रेस नहीं मिलेगा, नया एड्रेस नहीं मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल। इट्स अ वॉल्केनो। किस लिए फटता है, कब फटता है, पता नहीं चलता। ठीक है ना? तो ये है 7 टाइप के थॉट्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इस अवेयरनेस को, ये पहले अवेयरनेस इतना इस डिग्री में था आपको नहीं था। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मोटे तौर पे पता था और सब बोलते थे बी पॉजिटिव। एसएसबी में जाते सब बोलते बी पॉजिटिव। है क्या बी पॉजिटिव ना? और अभी सिंस ये अवेयरनेस आ गया है, इस अवेयरनेस को कैसे आप जीवन में इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। आई जस्ट टेल यू। सी, आज दिशा की कमी है, मानते हो इस बात को? भले वो समाज में हो, बच्चों में हो या हम में हो, चल रहे हैं बस नदी में जैसे पत्ता पड़ा हुआ है, बहता जा रहा है। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं चल रहा। जब आप छुट्टी जाते हो तो किसी भी ट्रेन में चढ़ जाते हो, ये ट्रेन खाली है इसमें बैठ जाता हूँ, जाते हो, रिजर्वेशन कराते हो क्योंकि पता है कि ये ट्रेन से मैंने पुणे जाना है, पुणे से इधर जाना उधर जाना। अगर छोटी सी यात्रा में इतना प्लानिंग करते हो, इस जीवन रूपी यात्राओं का प्लानिंग कौन करेगा? मुझे पता है कि मेरा बच्चा आगे क्या करना है, क्या उसको वो क्षमता है अपने आप सोचने का, क्या मैं उसको वो दे पा रहा हूँ, क्या मैं अपने आप में कर पा रहा हूँ। आज मैं फौजी हूँ, ये हो रहा, ठीक है, आज ये हो गया, कल क्या करना पता नहीं चला, आएगा तो देखा जाए, आएगा तो देखा जाएगा। ट्रेन का रिजर्वेशन चाहिए, तो इस जीवन रूपी यात्रा का रिजर्वेशन कौन करेगा? है? तो लैक ऑफ विजन का मतलब ये है कि आज भले ही ये मैं इसको कॉर्पोरेट्स में भी करता हूँ, इसलिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है। इंडिविजुअल एज आप एक इंडिविजुअल स्तर पे भी ले सकते हो या एक ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर 3 से ग्रुप या इंडिविजुअल स्तर पे आपका अपना जो भी है ना, आपका अपना कुछ भी जीवन में ऑब्जेक्टिव अगर है तो कुछ ऑब्जेक्टिव है और आपने इसको पाना है, तो आप ये टाइमलाइन है ना, 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में, ये जो भी है ना। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है? पर्सनल लेवल की बातें करते हैं, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, फैमिली लेवल पे आपके ऑब्जेक्टिव क्या है ना, आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट में क्या है, आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आजकल हम फिजिकल हेल्थ के बड़े जिम्नाशियम देखे हुए, आप देख लो गोरेगांव पार्क में पता नहीं 50-50 हजार का जिम्नाशियम है। मेंटल हेल्थ का क्या होगा? है ना, एक पुरानी कहावत है, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। सॉरी, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी इज रॉन्ग। इनफैक्ट उल्टा सही है कि हेल्दी बॉडी कैन एग्जिस्ट इफ ए माइंड इज हेल्दी। शरीर तंदुरुस्त है तो उसका मतलब नहीं कि आपका मन भी, उल्टा जरूर सही है। तो मैं तो इसको उनको मानता ही नहीं। आप देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, जो बंदा रेप करता है उसका शरीर अच्छा तभी तो रेप कर रहा है, वो लूला लंगड़ा होता तो करता, तो उसके अंदर अच्छा मन क्यों नहीं है? ओके, सो आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके कैरियर में आप फौजी हो, फौज में आप क्या करना चाहते हो, या अगर फौज से बाहर जाना चाहते हो तो बाहर जाके क्या करना है, और अगर करना है तो आप उसके लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा भी रहे हो या नहीं। मुझे दुख होता है कि साला कोर ऑफ सिग्नल्स के बंदों को मैं मिलता हूँ, बाहर जाके यहाँ पे जो भी ट्रेड है, जो भी कारण से अपना फौज छोड़ के आते हैं और फिर बोलते हैं साहब आपको कोई पहचान है तो मेरे को करो। पहचान तो है मेरी बहुत सारे, पर तुम्हारे में क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं तो ऑपरेटर था फौज का, मैं क्या नहीं। वो तो ठीक है, वो तो फौज का है, पर तुमने उस एरिया में जाके करने के लिए अपने आप को उठाया है? नहीं सर, वो तो कुछ नहीं। क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो सर, वो भी 12वीं पास हो, तो उसके बाद टेक्निकल कुछ नहीं सर, कंप्यूटर हाँ सर वर्ल्ड कर लेता। अरे तेरी इसके क्या मदद करूँ तेरी?
मदद करने को तैयार हो, बट तुम क्या मेरी मदद लेने के लायक हो? मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, तो मेरे बच्चे को सर इसको एसएस में जाना है, उसको उसमें जाना है, इसको क्या करना है। आज साला जंग लगा हुआ, तुम सिक्का मेरे पास लाके बोलते हो इसके ऊपर कोटिंग लगा दो, कैसे लगाऊंगा मैं? और बहुत दुख होता है कि साला फौजी, वो भी इन्फेंट्री का हो तो फिर भी समझ आता, बंदूक पकड़ के बैंक के सामने खड़ा हुआ है, पूछो क्या था तुम? सर मैं हवलदार था। साला हवलदार तो तू वहां पर गार्ड कमांडर था, यहाँ तो तू साला गार्ड बन गया, इसलिए फौज छोड़ा? नहीं साहब, फौज की दाल रोटी बहुत हो गई। ठीक है, फौज की दाल रोटी बहुत हो गई तो तुम फौज छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है? तुमको साला इतना साल तुम यहाँ पर रहे हो, तुम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते? मैं भी सिग्नल मैन से बना हूँ, पता नहीं आप लोगों को कितनों से पता है। 11th पास होके आया था, 12th साला मैंने दिया ही नहीं, अटका हुआ था, बट AFMC क्लियर था। फादर JCO थे, सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट फॉरमैन ऑफ सिग्नल्स। गलत रास्ते पे था, फौज में आया ये सोच के पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ देखो साला गड़बड़ है। फिर एक जगह पे मैंने जो भी हो परिवर्तन, और वो परिवर्तन आज तक नहीं छोड़ा। ये जो आप सिम्बायोसिस से आज जो लोग करते हैं, इसका जो फाउंडर डायरेक्टर है, जिसने इसकी स्थापना की थी, वो एक सूबेदार साहब था, नेट पे मारना, सूबेदार बाला सुब्रमण्यम। और उनके उस काम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इकलौता एक केस है जो सूबेदार से सीधा कर्नल रैंक ऑनर दिया था, नेट पे जाके मारा, सूबेदार बाला सुब्रमण्यम इज द फाउंडर ऑफ सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट। और उनके नीचे आज उन्होंने वो छोड़ दिया, बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन करके शुरू किया हुआ सूबेदार साहब ने, और सूबेदार साहब थोड़ा तो ऑनरी कर्नल हो गए। और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल, ब्रिगेडियर की गिनती थी। बहुत सारे केसेस ऐसे, फर्क एक ही था, सोच का। तो ऑब्जेक्टिव आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो आप इसको पाने की इच्छा भी रखते हो, और उस इच्छा के लिए कुछ ना कुछ आपका फोकस भी बहुत जरूरी है। फोकस नहीं होगा तो कहां से पाओगे? लेकिन और इस फोकस को पाने के लिए आपके ऊपर कुछ प्रेशर्स भी होंगे, कुछ अपने आप क्रिएट वाला, कुछ हमारी परिस्थितियां, और इस पूरे माहौल में आप इसको पाने की कोशिश। लेकिन इसके बीच में कहीं बाधाएं भी आ जाती हैं, आती है कि नहीं है? जैसे मेरा भी कुछ है, फौज छोड़ के कुछ करना है, जो भी है, तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? बहुत टाइप के हो सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आई थिंक दिस टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सिन, कुछ बाहर से तूफान, जैसे मेरे जीवन में तूफान आया हुआ, कुछ मैं अपनी मान्यताओं को छोड़ना नहीं चाहता, मैं मतलब सब कुछ पाना चाहता हूँ लेकिन मैं चेंज नहीं करना चाहता, वो नहीं होगा। कुछ लल, मतलब जब करना होता है तब बिल्कुल ही हम पीछे हट जाते हैं, या जब नहीं करना होता तब हम एक्सीलरेटर दबा देते हैं, बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं। एंड अंडर करेंट्स, कुछ चीजें जैसे समुद्र के ऊपर तो बिल्कुल शांत होता है, लेकिन अंदर बहुत सारे बहाव होते हैं, उसमें फंस गए तो आपकी दिशाहीन हो जाए। तो हमारे जीवन में बहुत सारे टाइप के बैरियर्स है, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे इन बैरियर्स को पार करेंगे? और तब हम क्या करते हैं, इन बैरियर्स को देख के बैठ जाते हैं, और जब हम इन बैरियर्स को देखते हैं तो उसका असर क्या होता है, हमारा फोकस हट जाता है, और जब फोकस हट जाता है तो लक्ष्य से भी हम हट जाते हैं, और लक्ष्य से जब हट जाते हैं फिर हम कोसते हैं कि तो उसका ये वो बदली हो जाए, ये बदली वो ये नहीं है, बदली हमने होना है, हमारे दृष्टिकोण को बदलना है ना। विष्णु भगवान के साथ 2 जानवर कनेक्टेड है, एक सांप और एक गरुड़, सर्प दृष्टि है ना। जमीन पर देखते रहोगे तो ऑब्स्टिकल ही दिखाई देगा, आपको अपनी सोच को यहाँ पे बदलने की जरूरत है। बाधाएं जीवन में आएंगी, यहाँ पे जरूरत है कि आपको देखने के लिए कि क्या टाइप से इस प्रॉब्लम को आप हैंडल कर रहे हैं। वो आप किसी भी नॉर्मल डे टू डे में देख लो और उसको देखो आपने कैसे किया, या आपके JCO साहब ने कैसे किया, या कमांडर साहब ने कैसे किया, वो कैसे कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा था। मान लो जैसे अपना ये चौहान का डेथ हो गया, इट्स अ सिचुएशन, उसको कैसे लोगों ने हैंडल किया, क्या वो कंस्ट्रक्टिव था, क्या वो नॉट कंस्ट्रक्टिव था, मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन क्या था, चेक कर सकते हैं उसमें। तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, दृष्टिकोण को, और जब आप सोच को उठाओगे और फिर जब देखोगे उसी परिस्थिति को, तो परिस्थिति अब भी वही है लेकिन नजरिया बदल जाए। फोकस अभी भी वही है
लेकिन इसके बावजूद भी आपका लक्ष्य से नहीं हटे, अब रास्ता दिखाई देगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हो और यहीं पे अटक जाते हो और इसमें घूमना शुरू हो जाते हो, तब आप नेगेटिव थॉट्स की उसमें घुस जाते हो, डिप्रेशन में चले गए, ये हो गया, सुसाइड हो गया, मार दिया, काट दिया। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? और जब आप इधर देखते हो तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी ऑब्स्टिकल तब होता है जब आपका फोकस हट जाता है। तो अपने बच्चे को इतना शार्प फोकस दो कि साला कुछ भी आ जाए ये बहुत साफ दिखना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं कुछ 3-4 जीवन के उदाहरण दूंगा, सच्चे इंसिडेंट्स, आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दिस इज गरुड़ दृष्टि। चील को खाना ढूंढने की जरूरत पड़ती है, ऊपर से देखता है, एक डाइव मारता खाना लेके, साला चींटी दिन भर मेहनत करता रहता, ढूंढता रहता, देखता रहता। तो जरूरी है दोनों दृष्टि चाहिए, लेकिन सिर्फ एक रख के नहीं होगा, सिर्फ ये रख के नहीं होगा, सिर्फ ये रख के नहीं होगा। ओके, सो नाउ विद दैट एज द बैकड्रॉप मैं भी दिखाता हूं कि इसको कैसे यूज करना है। परिस्थितियां आएंगी, जब कोई भी परिस्थिति आता है डिमांड से रेस्पॉन्स, ये आपसे रेस्पॉन्स डिमांड करता है कि नहीं? और जब इसका मतलब क्या है? विचारों का जनरेशन है, और वो आपके व्यवहार को इन्फ्लुएंस करेगा। गुस्सा आएगा तो गुस्से का व्यवहार, अगर वो है तो व्यवहार आपको वापस परिस्थिति में जाकर मिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? तो भी आपको देखना क्या है कि इस परिस्थिति के लिए आपने किस टाइप का थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। बच्चा सिगरेट पी के आया, ये तो परिस्थिति है, आपने क्या किया? अगर आपका समस्या स्वरूप है, अगर आपका स्वरूप समस्या वाला है, तो आप क्या करोगे? नेगेटिव सोचोगे और नेगेटिव इन्फ्लुएंस करोगे अपने इसको, और नेगेटिव इन्फ्लुएंस करोगे तो आपका व्यवहार में नेगेटिविटी आ जाएगा, ये जाके ऐड हो जाएगा परिस्थिति को, और परिस्थिति को और बिगाड़ेगा। जब इस साइकिल में चलना शुरू हो जाता है, तब आपका स्वरूप हो जाता है समस्या स्वरूप। अभी इसी को अगर बदल दे, समाधान स्वरूप में आ जाए, परिस्थिति वही बट थॉट्स बहुत आराम से, क्योंकि आप डिटैच हो, रेट ऑफ थॉट्स बहुत कम, बुद्धि पूरा इस्तेमाल हो रहा है, और ये इसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, आपका बिहेवियर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव बिहेवियर जाके दोबारा परिस्थिति में ऐड, तो ये पहाड़ को भी राई बना देगा, पहला वाला राई को भी। अब आप देखो कि आप अपने जीवन में किसी भी घटना में, भले आपका निजी जीवन में हो या इधर हो, किस स्वरूप में आपने काम किया, तो जरा चेक करने की जरूरत है। तो ये परिस्थितियां आएंगी, अगर हमारा स्वरूप सही है तो ये बिल्कुल सही चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जरूरत है कि हमारा स्वरूप क्या है। अगर ये क्लियर हो जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत है या नहीं है ना। जिस तरह से मन को घोड़ा बोलते हैं, जंगली घोड़े के ऊपर राइडिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसी को जब काबू कर लेते तो कर सकते हैं। तो इसीलिए मन को अपना मित्र बनाना बहुत जरूरी है, और इसे शत्रु बना लिया, समझे क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आगे कभी मौका मिलेगा तो हम देखेंगे कि इसको करना कैसे। मोटे तौर पे तो समझ गए थ्योरी, करना कैसे। अगर अगला सेशन अगर मिलता है तो we will do it. Any question? I think आपको ऑलरेडी बुला हुआ भी आ गया। ठीक है, एनी कुछ समझ में आया? मुझे डांट मिलेगा तो ज्यादा टाइम ले लेगा। चलो, थैंक यू। Success is a choice. Choose wisely, because the choices you make today will determine your tomorrows, as your decisions you've made in the past have determined your
present. So, again, success is a choice, and choose wisely.